तिब्बत प्लेटू को एशिया का वाटर टैंक या वाटर टावर कहा जाता है। जब तक लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है। 1959 से 1962 को ग्रेट फेमाइन पीरियड, इसमें कई लाखों लोग भूख से मर गए। आज पूरी दुनिया अगर एक देश के विस्तारवाद से परेशान है तो सिर्फ चीन, और सिर्फ चीन के विस्तारवाद से परेशान। अब जब हमारे पास बाहर से इतने खतरे हैं और अंदर भी हम बटे हुए होंगे तो बाहर वाले का काम बहुत आसान हो जाएगा। आने वाले जो युद्ध होंगे वो जमीन, वायु, जल के अलावा साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस से भी लड़े जाएंगे। चीन के सैनिक लक्ष्य हैं, चीन युद्ध करेगा। युद्ध सिर्फ सेनाएं नहीं लड़ती हैं, युद्ध हम सारे लड़ते हैं अपने अपनी कैपेसिटी में। मैंने अपने जवान मरते हुए देखे हैं चीन के हाथों, तो मेरे लिए तो चीन और पाकिस्तान दुश्मन देश है। एक बायो वॉरफेयर भी हो सकता है। बिल्कुल। हेलो बाबा, वेलकम टू बाबा कास्ट। बाबा, आज के पॉडकास्ट को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम जियोपॉलिटिक्स का पहला पॉडकास्ट करने वाले हैं और उसके लिए बहुत ही बेहतरीन गेस्ट हमारे पास आए हुए हैं। ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। इनके बारे में 4-5 बहुत बढ़िया चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर एनालिस्ट हैं। ये 7th जनरेशन है इंडियन आर्मी सोल्जर की। ये 60 से ज़्यादा न्यूज़ चैनल में जा चुके हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। उसके अलावा ये फीचर हो चुके हैं 40 से ज़्यादा मीडिया पब्लिकेशंस में, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से मुझे इनके बारे में और इनके थॉट प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझने को मिला, वो है कि इनकी अभी एक बुक रिलीज़ हुई है जिसका नाम है चाइना वॉर क्लाउड्स, द ग्रेट चाइनीज़ चेकमेट। ये रही वो बुक। तो अब आप गेस कीजिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप डिफेंस के बारे में, बाकी अगर आप जियोपॉलिटिक्स में एक्टिव है तो अब तक आपने गेस कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो गुड न्यूज़ फॉर यू, आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और दोनों आप और मैं मिल के स्वागत करते हैं आज हमारे एक बेहतरीन गेस्ट का। तो लेट्स वेलकम विद मी ऑन बाबा कास्ट हमारे अमेजिंग गेस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोधी जी। जय हिंद हिमांशु जी। जय हिंद सर। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को अपने पॉडकास्ट में बुलाया, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके पहले जियोपॉलिटिकल पॉडकास्ट में फीचर हो रहा हूँ। इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए शायद और नहीं हो सकता था कि आपने इतने अहम शो के लिए आपने मेरे को चुना। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को, और मेरे को उम्मीद है कि अगले कुछ समय में जब हम बातचीत करेंगे तो मैं आप सबको बता पाऊंगा कि आज भारत और दुनिया के सामने जो एक सबसे बड़ी चुनौती है उसके बारे में। और जब ये शो खत्म होगा तो मेरे को उम्मीद है कि आप और आपके दर्शक समझ पाएंगे जो मैं कन्वे करना चाहता था, क्योंकि इससे आप और मैं ही नहीं, हम सारे लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं और होने वाले होंगे आने वाले समय में, अगर हमने अभी एहतियात कदम नहीं उठाए। बिल्कुल सब, बिल्कुल। और अभी आपने बुक भी लिखी हुई है तो सीखने से ना, मतलब ऐसे पहले चाइना की हम बात करनी है हमें। तो चाइना का एक बार ना ज्योग्राफी समझा दीजिए कि चाइना है कैसा लोकेटेड, क्या उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्या उसकी इनसिक्योरिटीज है। हिमांशु जी, देखिए, जब भी कोई भी मिलिट्री डिस्कशन होती है इंडियन आर्मी में, सबसे पहली चीज टोपोग्राफी या ज्योग्राफी या टेरेन के बारे में डिस्कस किया जाता है, जिसे फौजी भाषा में टेरेन एनालिसिस कहते हैं। टेरेन एनालिसिस का मतलब होता है कि आप जिस जगह पे ऑपरेशन का प्लान कर रहे हैं उस जगह के बारे में सब कुछ जानना, उसकी ज्योग्राफी, कितने पहाड़ हैं, कितनी नदियां हैं, कितने नाले हैं, कितने जंगल हैं, क्योंकि उससे आगे की प्लानिंग में एक सहूलियत मिल जाती है। तो जब मैंने ये डिसाइड किया ये किताब लिखने के लिए, चाइना वॉर क्लाउड द ग्रेट चाइनीज चेकमेट, तो पहली चीज मैंने एक ट्रू सैनिक होते हुए मैंने कहा जो मैं पहला चैप्टर डिवोट करूंगा वो चाइना के टेरेन के बारे में होगा, टोपोग्राफी के बारे में होगा। राइट। क्योंकि जब तक हम चाइना की टोपोग्राफी नहीं समझेंगे, हमें ये नहीं समझ आएगा कि चाइना आज जो है या चाइना ने जो पिछले कुछ दशकों में किया या जो आज कर रहा है या करने वाला है वो क्यों कर रहा है। तो हमें चाइना की टोपोग्राफी समझनी बहुत जरूरी है। राइट। अगर आप चाइना का मैप देखेंगे, चाइना के ईस्ट में एक 14,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, और चाइना की जो 90% आबादी है वो चाइना के पूर्वी या ईस्टर्न हिस्से में रहती है। तो चाइना के लिए जो उसका ईस्टर्न हिस्सा है वो एक बेली है। जैसे एक किसी भी इंसान का जो शरीर होता है, उसका जो स्टमक होता है या पेट होता है, वो एक बहुत सेंसिटिव होता है।
अगर पेट पे कोई बड़ा वार हो जाए तो वो जो इंसान होता है वहीं पे कोलैप्स हो जाता है। बिल्कुल। तो ये एक चीन की ये सॉफ्ट बेली है जो इसका ईस्टर्न पार्ट है, क्योंकि इसके 90% से ज्यादा लोग ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं। इसके जितने मुख्य शहर हैं सारे ईस्टर्न पार्ट में हैं। अब 1949 में जब चाइना की सिविल वॉर खत्म हुई, तब जो उनके नेता थे माओ जेडोंग, उन्होंने ऐलान किया पाम एंड 5 फिंगर्स पॉलिसी। पाम एंड 5 फिंगर्स पॉलिसी का मतलब था कि चीन जो है उसके, अगर हम तिब्बत को चीन की हथेली समझें, पाम समझें, तो जो 5 उंगलियां हैं यानी कि लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान, ये 5 तिब्बत के साथ चीन में विलय होना चाहिए। अब 1949 में जब चीन की सिविल वॉर खत्म हुई, तब जो चीन के जो लोग हारे सिविल वॉर को, वो भाग के ताइवान चले गए। और ताइवान का तब नाम होता था फॉर्मोसा। थोड़ा सा पीछे से आपने ईस्ट बता दिया मुझे, इस साइड का बता दिया, वेस्ट और ये वाला जो मैं ये पूरा लिंक कर रहा हूं। ठीक है ओके। तो क्या हुआ कि जब वो वहां फॉर्मोसा चले गए, तो ये जो चाइना जब था 1949 में, इसमें ना तिब्बत था ना इसमें जिनजियांग था जो ईस्ट तुर्किस्तान कहलाता था। चाइना सिर्फ एक छोटा सा देश था 1949 में, राइट। तो इसका जो ईस्टर्न पार्ट मैंने बताया, इसकी 90% आबादी रहती है। अब जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट तब जिनजियांग होता था और तिब्बत होता था, जो कि चीन का हिस्सा नहीं था। जिनजियांग में बड़े बड़े पहाड़ हैं और तिब्बत में तिब्बत प्लेटू है। तिब्बत प्लेटू को एशिया का वाटर टैंक या वाटर टावर कहा जाता है, क्योंकि एशिया में जितने लोग रहते हैं 2.97 बिलियन लोगों को तिब्बत के तिब्बतन प्लेटू से पानी आता है, भारत पाकिस्तान मिला के। और जैसे मैंने बताया, तब तिब्बत और ईस्ट तुर्किस्तान चीन का हिस्सा नहीं था। अब चीन के अगर हम उत्तरी भाग में आए, नदन पार्ट में, वहां पे डेजर्ट्स हैं। गोबी डेजर्ट है, तकलामकान डेजर्ट है। चीन के सदर्न पार्ट में आए, वहां पे घने जंगल हैं, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं। तो जब 1949 में चीन का सिविल वॉर खत्म हुई और कुछ लोग भाग के ताइवान चले गए, तो बाकी के जो लोग बचे, वहां पे कम्युनिस्ट का शासन आ गया। और तब जैसे मैंने बताया, ईस्ट तुर्किस्तान और तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन तब माओ जेडोंग ने ये पॉलिसी दी पाम एंड 5 फिंगर्स की, क्योंकि वो चाहते थे कि तिब्बत को और ईस्ट तुर्किस्तान को चीन में विलय किया जाए, क्योंकि चीन का जो 90% मैंने बताया पूर्वी हिस्से में रहते हैं, उसका पानी तो तिब्बत से आता था। अब अगर चीन ने तब तिब्बत पे कंट्रोल नहीं किया होता, तो आज तिब्बत आजाद देश होता और चीन के पूर्वी हिस्से को पानी तिब्बत से आता, और तिब्बत का जब मन करता वो पानी बंद कर देता। आज जो चीन बाकी देशों के साथ कर सकता है, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, वो तिब्बत करता। तो ये जो चीन की टोपोग्राफी थी वो ऐसे थी। अब इसको इन्होंने क्या किया, ये जानते थे हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वी हिस्सा है, वो सबसे हमारा सॉफ्ट बेली है। तो इन्होंने पहले तिब्बत पे कब्जा किया, फिर ईस्ट तुर्किस्तान पे कब्जा किया। बिल्कुल सर। और एक जैसे हमने तिब्बत का बताया कि तिब्बत उन्हें क्यों चाहिए था, जो जिनजियांग ये वाला जो उनका है, ये एरिया उनको क्यों कैप्चर करना पड़ा, ये क्यों जरूरी था उनके लिए? ये जिनजियांग को पहले ये आजाद देश था जिसका नाम था ईस्ट तुर्किस्तान। अब चीन को पता था कि अगर वो तिब्बत पे कब्जा करता है और ईस्ट तुर्किस्तान एक आजाद देश रहता है, और कल अगर ये किसी भी देश में विलय हो जाता है या कोई देश इस पे कब्जा कर लेता है, तो अगला टारगेट होगा तिब्बत। तो तिब्बत को बचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि सारा पानी तो वहीं से आता है। तो वो तिब्बत को बचाने के लिए उनका एम था कि तिब्बत के आगे की एक बफर टाइप जमीन क्रिएट की जाए, ताकि तिब्बत पे कभी हमला ना हो। क्योंकि जैसे उसका ईस्टर्न पार्ट सबसे नाजुक है, वैसे उसके लिए तिब्बत भी नाजुक हो गया था, क्योंकि सारा पानी एशिया का तिब्बत से आता है। तो उसने हिस्टोरिकल रीजंस निकाले कि ये ईस्ट तुर्किस्तान पहले चीन का किंग एम्पायर का हिस्सा होता था। ये सारे इसने जैसे ये करता आया है, ये सारे एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करके
उसने फाइनली ईस्ट तुर्किस्तान पे कब्जा किया, जिसका नाम उसने बदल के जिंजियांग कर दिया। तो अभी अब अगर हम मैप देखेंगे, तिब्बत को जिंजियांग एक मेजर कवरेज देता है और तिब्बत का जो प्लेटू है वो बहुत सिक्योर है। ठीक है सर, समझ में आ गया जी। प्रॉपर। तो ये पूरा चाइना का हमको टॉपोग्राफी समझ में आ गया, और ये आपने बताया। फिर आप माओ पे आ गए थे, जहां से हमने बात शुरू की थी कि माओ डेजोंग, जी, डेजोंग से प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना, जेडोंग, हाँ तो जी, इनको थोड़ा सा। जेडोंग, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही कहा आपने। तो सर इससे पहले जो कम्युनिस्ट जो वॉर हो रही थी, जो कम्युनल वॉर हो रही थी, उसका क्या रीजन था? क्या था चाइना इनके माओ जेडोंग के आने से पहले का? हिमांशु जी, ये जो मैंने किताब लिखी है, ये मैं 2 मिनट इसके बारे में बताना चाहूंगा, फिर सारा सीक्वेंस क्लियर होगा। ये किताब मैंने 8 चैप्टर्स में लिखी है। राइट। पहला चैप्टर जैसे मैंने बताया टोपोग्राफी या टेरेन के बारे में डिस्कस किया मैंने। दूसरा मैंने चैप्टर डिस्कस किया माओ जेडोंग एरा, यानी कि जो शासनकाल माओ जेडोंग का था उसमें क्या क्या हुआ। तीसरा चैप्टर मैंने डिस्कस किया डेंग जियोपिंग का एरा, कि उसमें क्या क्या हुआ, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। चौथा चैप्टर है मेरा शी जिनपिंग का एरा, जो अभी वर्तमान चीन के राष्ट्रपति हैं। इनके टाइम पे क्या क्या सैनिक सुधार चीन ने किए और क्यों किए, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। पांचवा चैप्टर मैंने डिस्कस किया है कि जब चीन ताइवान पे हमला करेगा 2027 में। छठा चैप्टर मैंने डिस्कस किया जब चीन स्प्राटले आइलैंड्स, जो कि साउथ चाइना सी है, उस पे हमला करेगा 2029 में। सातवां चैप्टर मैंने डिस्कस किया है टू फ्रंट वॉर, जो चीन पाकिस्तान मिलके 2035 पे भारत पे 2 मोर्चों से युद्ध करेंगे। और आखिरी चैप्टर मैंने डिस्कस किया है कि क्या क्या हम एहतियाती कदम उठा सकते हैं चीन के इस विस्तारवाद को रोकने के लिए। राइट। तो जैसे मैंने पहला चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया आपको कि उस चीन के टेरेन और टोपोग्राफी के बारे में। अब दूसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो चीन की सिविल वॉर हो रही थी, चीन की सिविल वॉर 2 मेन पार्टीज के बीच में थी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिंतांग पार्टी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी थी कि वो कम्युनिस्ट शासन चाहते थे, कम्युनिज्म चाहते थे चीन में। और जो कुओमिंतांग पार्टी थी चिंग काई शेक की, जो उसके नेता थे, वो चाहते थे कि कम्युनिज्म ना हो, वहां पे डेमोक्रेसी हो। तो इन दोनों आइडियोलॉजीज के बीच में लड़ाई थी। हमें एक इसका कंपैरिजन मिल सकता है कि जब पहला शीत युद्ध हुआ था, कोल्ड वॉर 1.0, जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में था, जिसे रशिया से पहले यूएसएसआर कहते थे। यूएसए और यूएसएसआर के पहले जो कोल्ड वॉर हुई वो किसके लिए हुई? वो 2 आइडियोलॉजीज के बीच में हुई थी, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। यानी कि जो सोवियत संघ का ब्लॉक था वो चाहता था दुनिया में कम्युनिज्म हो, जो अमेरिका का ब्लॉक था वो चाहता था वहां पे कैपिटलिज्म हो, ताकि जो आदमी जितनी मेहनत करे उसको उतनी सफलता मिले। जबकि कम्युनिज्म कहता है कि सब आदमी को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। दोनों के अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, 2 आइडियोलॉजीज हैं। यही लड़ाई हो रही थी चीन में। चीन की 2 मेन पार्टीज थी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिंतांग पार्टी। तो इनके बीच में लड़ाई थी कि कौन सी आइडियोलॉजी चीन पर शासन करेगी। ठीक। अब जब ये चीन की सिविल वॉर 1949 में खत्म हुई तो कुओमिंतांग हार गई थी। कुओमिंतांग, हालांकि जब ये सिविल वॉर शुरू हुई तब कुओमिंतांग सत्ता में थी, लेकिन वो ये युद्ध हार गई। तो इसके जितने लोग थे वो भाग के चीन के जो मैंने बताया पूर्वी हिस्से में 14,500 किलोमीटर लंबी सी लाइन है, कोस्ट लाइन है, उसके आगे एक वाटर बॉडी ताइवान स्ट्रेट, और ताइवान स्ट्रेट के आगे एक द्वीप है जो पहले फॉर्मोसा कहते थे, आजकल ताइवान कहते हैं। तो ये जो हारे हुए लोग थे ये भाग के फॉर्मोसा चले गए, जिसका नाम ताइवान में बदल दिया गया। ठीक। अब ताइवान तब बिल्कुल एक बंजर जमीन था, बंजर द्वीप था, वहां पे कुछ नहीं था। और चीन भी कुछ खास अमीर नहीं था, जो मेनलैंड चाइना जिसे कहते हैं। अब जब ये लोग हार के फॉर्मोसा चले गए, वहां नाम उन्होंने बदला ताइवान, तो ये जो बाकी विजय पार्टी थी चीन की, इन्होंने पहली, इनके जो नेता थे वो थे माओ जेडोंग। और माओ जेडोंग ने जो पहली चीज की चीन के लिए वो काबिले तारीफ है। हालांकि मैं कहता हूं कि चीन हमारा दुश्मन देश है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम चीन से सीख सकते हैं और हमें सीखनी भी चाहिए, जो मैं आगे इलैबोरेट करूंगा।
इन्होंने क्या किया, माओ जेडोंग ने, इन्होंने रियलाइज किया कि अगर चीन ने तरक्की करनी है तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेरे लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए। जब तक लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है। और ये आज हम 2024 में हैं और हम देख रहे हैं जिन जिन देशों में लिटरेसी रेट ज्यादा हैं, या भारत में भी जो जो राज्यों में लिटरेसी रेट ज्यादा हैं उनमें ज्यादा तरक्की है बनस्पत उन राज्यों में या उन देशों में दुनिया में जहां पे पढ़ाई लिखाई की रेट कम है। तो जब चीन की सिविल वॉर खत्म हुई तब चीन का जो लिटरेसी रेट था, पढ़ाई का जो रेट था, वो बहुत कम था, 20 और 40% के बीच में था। तो माओ जेडोंग ने पहला एम्फेसिस किया कि चीन में पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाए और पूरा फोकस चीन का शुरू में सिविल वॉर के बाद पढ़ाई पे हो गया। और उसके इतने अच्छे नतीजे हुए कि आने वाले कुछ सालों में चीन में जो स्कूल के जाने वाले छात्र थे वो 3 गुना बढ़ गए। पहले 16 साल के में चीन के स्कूल जाने वाले छात्र 3 गुना बढ़ गए। सेकेंडरी स्कूल में जाने वाले छात्र 8.5 टाइम्स बढ़ गए, 8.5 गुना बढ़ गए। और कॉलेज में जाने वाले छात्र 4 गुना बढ़ गए। तो पहले 16 साल में चीन ने पूरा फोकस किया अपने एजुकेशन पे, और यही इसकी बुनियाद हुई आगे की तरक्की के लिए, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब जब एजुकेशन इनके कंट्रोल में आ गया, उसके बाद माओ जेडोंग ने डिसाइड किया कि एजुकेशन तो मेरे कंट्रोल में आ रहा है, अब मेरे को अपने देश को विकसित बनाने के लिए मेरे को फोकस करना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे या फैक्ट्रीज बनाने के लिए, क्योंकि तब चीन 1949 के बाद बेसिकली एक एग्रीकल्चरल देश था जहां पे खेती बहुत होती थी। तो उन्होंने, माओ जेडोंग ने 1958 में पॉलिसी लेके आए जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड ये 4 साल चली पॉलिसी 1958 से 1962, जिसके तहत ये कहा गया कि चीन के लोगों को अब खेती पे कम तवज्जो देना चाहिए, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज ज्यादा डालनी चाहिए। ठीक। लेकिन उसमें एक बहुत भारी गलती हो रही थी जो तब इनको एहसास नहीं हुआ। गलती ये हो रही थी कि लोगों को प्रेशर डाल के, फोर्स डाल के बोला गया तुम खेती छोड़ो, तुम फैक्ट्रियां लगाओ। अब जब ऐसे हुआ तो जो खेती की आउटपुट थी वो आस्ता आस्ता कम होने लग गई। लेकिन क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट शासन है, वहां कोई आदमी फ्रीली तो बोल नहीं सकता है, उसको डर होता है जेल का या मौत का। तो जो लोअर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन्होंने ऊपर तक ये सही पिक्चर नहीं पहुंचने दिया कि भाई खेती की आउटपुट कम हो रही है, एक वक्त आएगा जब हमारे पास खाने के लिए काफी सामान नहीं होगा। राइट? तो गलत रिपोर्ट्स जाती रही ऊपर, और ऊपर वालों को एहसास ये होता गया कि हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है, अब हम फैक्ट्रियां लगाएंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि 1959 से ही, अगले साल से ही खाने का उत्पादन चीन में कम होने लग गया, और आस्ता आस्ता चीन में ड्रॉट आने लग गया, फेमाइन आने लग गया, भूखा आने लग गया, सूखा आने लग गया। और 1962 तक चीन में के पीरियड को कहते हैं, 1959 से 1962 को ग्रेट फेमाइन पीरियड। इसमें कई लाखों लोग भूख से मर गए। बल्कि यहां तक आंकलन है रिसर्च में, चीन के कुछ लोगों ने दूसरे इंसानों को खाना शुरू कर दिया क्योंकि वहां खाना था ही नहीं, इतनी बुरी हालत आ गई वहां पे। उस वक्त चीन में सब कुछ तितर बितर हो गया। माओ जेडोंग के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए, लोगों में गुस्सा होना शुरू हो गया कि हम कहां से कहां आ गए, आज खाने के हमारे लाले पड़ गए। उसके बाद क्या हुआ कि माओ जेडोंग ने राजनीति से संन्यास ले लिया। एक 7000 कार्डर्स कॉन्फ्रेंस हुआ
चीन में, जिसमें उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और उन्होंने सत्ता छोड़ दी। और भी कहने ब्लंडर्स किए थे ना माओ जेडोंग ने, जैसे हाँ, एक में ये मैं हाँ, अभी एक मेरे को इसी पे हाँ आ रहा हूँ मैं, जो ठीक है नेक्स्ट ठीक है बड़ा ब्लंडर हुआ। हाँ तो उन्होंने कुछ समय के लिए कहा कि तब तो उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, लेकिन उनका दिल तो राजनीति में ही था। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने दुनिया को कह के संन्यास तो ले लिया, लेकिन दिल तो राजनीति में ही था। अब वो राजनीति में वापस आना चाहते थे। अब जो बाकी लोग शासन में आ गए, उन्होंने चीन को सुधारना शुरू किया। जो गलतियां माओ जेडोंग की थी, चाहे ग्रेट लीप फॉरवर्ड थी या चाहे ग्रेट फेमाइन था, उसको रेक्टिफाई करना शुरू किया, ताकि लोगों के पास खाने के लिए, तो वो तो बेसिक है, खाना तो बेसिक है आदमी के लिए, खाना पानी तो बेसिक है। लेकिन माओ जेडोंग का दिल तो राजनीति में ही था। अब वो वापस आना चाहते थे राजनीति में। तो उन्होंने एक प्लान बनाया जिसे कहा जाता है कल्चरल रेवोल्यूशन, जो कि 1966 से 1976 एक दशक तक चला कल्चरल रेवोल्यूशन। इस कल्चरल रेवोल्यूशन जो 1966 में शुरू हुआ, ये माओ जेडोंग ने जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो ना अपने लोगों में जगानी शुरू की। और इन्होंने अपने लोगों में इतनी राष्ट्रवाद की भावना जगा दी, इतने सफल हुए जगाने में, कि लोगों में एक नया एक जज्बा आ गया, जुनून आ गया कि जो माओ जेडोंग कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और जो लोग कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, चीन का विकास होना चाहिए, चीन को नई नई टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए, ये सारे चीन के दुश्मन हैं। और ये जो एक दशक का समय था, इसमें चीन में कत्लेआम हुआ। यहां तक कि छात्रों ने अपने टीचरों को, प्रोफेसर्स को स्कूल कॉलेजेस में मार दिया। जो प्रोफेसर या टीचर कहता था कि हमें मॉडर्न एजुकेशन करनी चाहिए, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, उन सबको एक एक करके मारना शुरू कर दिया। और इतना वहां दहशत हुई कि माओ जेडोंग को खुद लगने लगा कि मैंने कितनी भारी गलती कर दी, कि वहां कत्लेआम शुरू हो गया। और इसके बाद जब चीन में इतनी दहशत फैल गई, कत्लेआम शुरू हो गया, तो माओ जेडोंग ने क्या किया था, जब भी कल्चरल रेवोल्यूशन 66 में शुरू हुआ, तो जो इंपॉर्टेंट नेता थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, जिसमें डेंग जियाओपिंग भी थे, उन्होंने उनको निकाल दिया था, उनको छोटे छोटे गांव में भेज दिया था, बीजिंग से निकाल दिया था। अब एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हुई, जो मैं बताना चाहूंगा हिमांशु जी आपके दर्शकों को, कि जब ये कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हुआ 1966 में, तो जैसे मैंने बताया, राष्ट्रवाद की भावना जगाई गई, लोगों को उकसाया गया और लोगों ने मारपीट कत्लेआम शुरू कर दिया। एक मार्शल लिन बाओ थे। लिन बाओ जो थे वो माओ जेडोंग के खास आदमी थे, उनके रक्षा मंत्री भी थे। लिन बाओ पे माओ जेडोंग को बहुत भरोसा था, इतना भरोसा था कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी की घोषणा की और बताया कि लिन बाओ मेरे बाद शासन करेंगे चीन पे। और यहां तक कि उन्होंने अपने चीन के संविधान में यह लिखवा भी दिया कि मेरे बाद लिन बाओ होगा। ठीक। अब लिन बाओ कुछ ज्यादा एम्बिशियस हो गए। उनको लगा मैं क्यों इंतजार करूं जब तक माओ जेडोंग मरने के बाद ही बनूंगा जो मैं बनूंगा। उन्होंने माओ जेडोंग के जीते जी माओ जेडोंग के खिलाफ एक कूद-ए-तात प्लान करना शुरू कर दिया, यानी सत्ता हासिल करने की एक पूरी षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, प्लानिंग शुरू कर दी। और इसकी भनक लग गई माओ जेडोंग को। और जैसे ही माओ जेडोंग को भनक लगी तो लिन बाओ को अरेस्ट करने के लिए चीनी सेना को भेजा गया, लेकिन तब तक लिन बाओ एक प्लेन में अपने परिवार को लेके भाग गए। ये प्लेन मंगोलिया में क्रैश हुआ और ये सारे 8 लोग जो प्लेन में थे मारे गए, लिन बाओ समेत। उसके बाद माओ जेडोंग को एक्चुअली अंदरूनी झटका लगा कि जिस इंसान पे मैंने सबसे भरोसा किया उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। और इसी वक्त चीन में कत्लेआम हो रहा था कल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से। तब उन्होंने 1971 के बाद लोगों को बोलना शुरू किया कि अब कल्चरल रेवोल्यूशन के एम पूरे हो गए, अभी शांति लाइए, शांति लाइए, शांति लाइए।
तो कत्लेआम खत्म होने में भी समय लगा, हम्म, लेकिन वो अंदर से माओ जेडोंग टूट चुके थे। जिन नेताओं को उन्होंने एग्जाइल दिया था, छोटे छोटे गांव में भेज दिया था, जैसे डेंग जियाओपिंग, ये वो, उनको वापस बुलाया गया। लेकिन 1976 में माओ जेडोंग की मौत हो गई, वो अंदर से टूट चुके थे। अब जो अगले राष्ट्रपति बने चीन के, वो मेरा थर्ड चैप्टर है, डेंग जियाओपिंग। हाँ सर। इधर पे जस्ट अभी थोड़ा सा जी। माओ जेडोंग वाले एरा में रह के जी। एक इनके मतलब जैसे जब मैं थोड़ा डिक्टेटरशिप को समझ रहा था तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि सिंस डिक्टेटर को सबसे पूछने की जरूरत नहीं होती है, तो एक इनका एक कैंपेन इन्होंने चलाया था जब इनको पता चला था कि भाई जो इनके खेत हैं, खेतों में चिड़िया आके काफी दाना चुग लेती है, तो इन्होंने बोला था कि सारी स्पैरोज को मार दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब सारी स्पैरोज को जितने ज्यादा मारा जाने लगा तो तब नई प्रॉब्लम आई कि भैया अब कीड़े फसल खा ले रहे हैं, कि चिड़िया का काम था कीड़े खाने का, उससे बिल्कुल। पूरा इकोसिस्टम बिगड़ गया था। तो एक जब डिक्टेटर कभी भी रूल पे आता है तो पॉजिटिव ये होते हैं कि जो भी वो डिसीजन ले रहा है जल्दी जल्दी डिसीजन लिए जा सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। नुकसान ये होता है जैसे आपने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड बताया उसमें कि जब डिक्टेटर आ गया है तो उसके पास सही इंफॉर्मेशन कोई दे नहीं पा रहा है कि कोई अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता, एंड दैट क्रिएट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। बिल्कुल। अगर मैं आऊं माओ जेडोंग के पीरियड में, ये चीन का सबसे कठिन पीरियड था, सबसे टर्बुलेंट पीरियड था ये, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्योस हुआ, बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ, मतलब एक तरह से देश बिखरने के कगार पे आ गया था। लेकिन जब डेंग जियाओपिंग चीन के राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने रियलाइज किया कि अगर मैंने चीन को सही रास्ते पे लेके जाना है तो उसकी जो बुनियाद है, उसकी आर्थिक बुनियाद होनी चाहिए। राइट। और ये मैं कहना चाहूंगा, मैंने किताब में भी लिखा है हिमांशु जी, कोई भी देश है जो विकसित होना चाहता है या तरक्की करना चाहता है या एक सुपर पावर बनना चाहता है, शक्तिशाली देश बनना चाहता है, उसकी तीन अहम बातें बहुत जरूरी होती हैं: आर्थिक विकास, सैनिक शक्ति और परमाणु हथियार। अब माओ जेडोंग के टाइम पे, क्योंकि ये कनेक्टर जो मैं कहने वाला हूं, एक जो बात चीन के लिए अच्छी हुई थी, जिसका पूरा फायदा डेंग जियाओपिंग ने उठाया, वो ये हुआ था कि 21 से 28 फरवरी 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन एक हफ्ते के दौरे पे चीन आए। और इस एक हफ्ते के दौरे के बाद उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा, ये एक हफ्ता दुनिया बदल देगा। निक्सन साहब को ये नहीं पता था कि जो उन्होंने बात कही वो 50-60 साल बाद कितनी अलग साबित होगी, सही साबित होगी लेकिन अलग डायरेक्शन में होगी, वो निक्सन साहब को भी एहसास नहीं था। क्योंकि उस एक हफ्ते की यात्रा ने वाकई में दुनिया को बदल दिया। आज पूरी दुनिया अगर एक देश के विस्तारवाद से परेशान है तो सिर्फ चीन, और सिर्फ चीन के विस्तारवाद से परेशान है। अमेरिका भी चीन के विस्तारवाद से परेशान है, और मैं जो आगे के चैप्टर्स में एक्सप्लेन करूंगा। अमेरिका ने जो सबसे भारी गलती की कि उसने 1972 में जो रिचर्ड निक्सन की विजिट चीन की हुई और उसके बाद चीन के साथ उसने कूटनीतिक संबंध इस्टेब्लिश किए, उसके बाद जो चीन को बेशुमार व्यापार देना शुरू किया, काम देना शुरू किया, अमेरिका को एहसास नहीं था कि चीन आने वाले समय में इस बेशुमार पैसे का कैसे इस्तेमाल करेगा। और ये बहुत भारी गलती थी अमेरिका की, जो आज पूरी दुनिया उसको भुगत रही है। बिल्कुल। और अमेरिका को एहसास होना चाहिए था कि चीन और अमेरिका की आइडियोलॉजी टोटली सेपरेट है। आप अगर अपने दुश्मन को पैसा दे रहे हो, क्या आपको यह नहीं पता यही दुश्मन कल आप पे वार करेगा? और चीन तो था ही एंटी अमेरिका, चीन तो था ही एंटी कैपिटलिज्म। तो जो अमेरिका ने चीन को इतना बेशुमार व्यापार दिया 1970 के दशक से, क्या अमेरिका को एहसास नहीं होना चाहिए था कि वो अपने दुश्मन देश को दे रहा है, यही पैसा कल उसके खिलाफ इस्तेमाल करे, और यही आज हो रहा है। बिल्कुल। तो डेंग जियाओपिंग ने क्या किया कि
जो रिचर्ड निक्सन की जो विजिट थी 1972 की, उसको पूरी तरह कैपिटलाइज किया हाँ और चीन में उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने शुरू किए, SEZ। हाँ सर। और सर यही एक आपकी बुक में एक और चीज़ आपने मेंशन की थी, ये जब निक्सन की विजिट हुई थी चाइना में, तो उस टाइम पे ये था कि आप चाइना को प्रॉपर चाइना मानोगे जो आज का चाइना है, या करेक्ट, ताइवान को आप चाइना करेक्ट, मानोगे। करेक्ट। तो जब वो इधर पहुंच गए तो डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने ये बता दिया पूरी दुनिया को कि एक्चुअल चाइना ये है, ताइवान एक्चुअल चाइना नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि रिचर्ड निक्सन की विजिट के बाद क्या हो गया, दुनिया में वन चाइना पॉलिसी आ गई। हम्म, चीन ने कहा कि हम ही एक चीन है, ताइवान चीन नहीं है। तो आप अगर हमें मानोगे तो सिर्फ हमें मानोगे, अगर ताइवान को मानोगे हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। और अमेरिका ने चीन की यह भी बात मान ली, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र में से ताइवान को निकाल दिया गया और चीन को उसमें P5 जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं जिनका वीटो पावर होती है, चीन को इंक्लूड कर दिया गया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने शुरू किए। बिल्कुल। और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने शुरू किए वो उनके एक लोअर फंक्शनरी थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने ये आइडिया दिया जो डेंग ज़ियाओपिंग को बहुत अच्छा लगा। और वो जो लोअर फंक्शनरी थे वो वर्तमान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पिताजी थे। अच्छा। तो अब आप समझ पाएंगे कैसी चीजें हाँ। सारी फॉल इन प्लेस हो रही हैं। तो डेंग ज़ियाओपिंग को ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रपोजल बहुत अच्छा लगा और चीन में शुरू में 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन आए, बढ़ते बढ़ते 33 हो गए हैं। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या हुआ, चीन ने कहा कि जो भी एरिया को हम SEZ कह रहे हैं, हम्म, इसमें टैक्स की छूट होगी, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाओ। मतलब उन्होंने बेसिकली चीन को दुनिया की फैक्ट्री बनाना शुरू कर दिया। चीन में जनसंख्या की प्रॉब्लम थी नहीं, जैसे मैंने शुरू में बताया माओ जेडोंग के टाइम में जो एक चीज़ अच्छी हुई उन्होंने अपने लोगों को पढ़ाई लिखाई पे तवज्जो दिया। चीन के पास जनसंख्या थी, नंबर थे, पढ़े लिखे लोग थे, और ये SEZ आने से चीन में फैक्ट्रियाँ बननी शुरू हो गई और आस्ता आस्ता दुनिया का पूरा जो ऑर्डर था सामान का वो चीन में आना शुरू हो गया। आज हिमांशु जी जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, भारत के आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, किसी भी दुकान के शेल्फ में 10 में से 9 चीजें मेड इन चाइना है। बिल्कुल। और ये चीज दुनिया का हाल है। चीन वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन चुका है। तो डेंग ज़ियाओपिंग के टाइम पे पूरा जो फोकस था वो था आर्थिक शक्ति पे। और जैसे मैंने पहले बताया कि देश को सक्षम और सार्थक होने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, आर्थिक शक्ति, सैनिक शक्ति, परमाणु हथियार। और इसी ऑर्डर में पहले आर्थिक शक्ति, क्योंकि आर्थिक शक्ति से सैनिक शक्ति निकलती है, सैनिक शक्ति से परमाणु हथियार आते हैं। और जो भी देश सक्षम या सार्थक हुए हैं, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, सबने पहले अपनी आर्थिक शक्ति पे तवज्जो दिया है। लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान, जो बिल्कुल विपरीत रास्ते पे गए हैं। पहले उन्होंने परमाणु हथियार बनाए, फिर सैनिक शक्ति पे तवज्जो दिया और आर्थिक शक्ति पे भूल ही गए। तो आज पाकिस्तान में देख लीजिए खाने के लाले पड़े हुए हैं। जो उनके विदेश मंत्री ने कहा 1965 में, बाद में उनके प्रधानमंत्री बने जुल्फिकार अली भुट्टो, 1965 में उन्होंने कहा पाकिस्तान घास खा लेगा लेकिन परमाणु हथियार होंगे। जनाब आपकी बात तो बिल्कुल सही साबित हुई। परमाणु हथियार तो आपके पास आ गए, लेकिन खाने के लिए तो आपके पास है नहीं। अभी कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान में एक जगह चित्रल, वहां पे आटे की कीमत 1200 रुपए पहुंच गई। 1200 रुपए। अब हम आते हैं अगले पे, शी जिनपिंग एरा पे, जो मेरा चौथा चैप्टर है बुक का। हाँ जी। अब जब शी जिनपिंग 14 मार्च 2013 को चीन के राष्ट्रपति बने, उन्हें एहसास हो गया मेरे पास पैसा बेशुमार है। अब टाइम आ गया है चीन के सैनिक लक्ष्यों को पूरा करने का। राइट। और चीन के सैनिक लक्ष्य क्या हैं? चीन के लिए जो पहली प्रायोरिटी है वो है ताइवान। ताइवान पे कब्जा करना, वो चीन की पहली प्रायोरिटी है। अब चीन के सैनिक लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो शी जिनपिंग ने 2 अहम चीजें अनाउंस की। पहली की ग्रेट चाइना ड्रीम। उन्होंने चीनी लोगों को बताया कि प्राचीन समय में चीन की जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत अच्छी थी,
हम्म, हमें आधुनिक जमाने के चीन को प्राचीन जमाने के चीन की तरह सफल बनाना है। तो उन्होंने अपने लोगों में वो भावना जागरूक करनी शुरू कर दी, द ग्रेट चाइना ड्रीम, हाँ, यानी कि चीन को दोबारा प्राचीन समय की तरह हमने एक ऐसा सक्षम देश बनाना है जहां हमें अपने देश पे पूरा गर्व हो। तो उन्होंने पहली चीज जो लोगों ने दी वो थी ग्रेट चाइना ड्रीम। दूसरा उन्होंने क्या किया, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। अब बेल्ट रोड इनिशिएटिव क्या था इनका? इनका था कि दुनिया के अहम देशों में रोड नेटवर्क से जोड़ा जाए, उनको रेल नेटवर्क हो, और जो समुद्री तट हो उन्हें समुद्री तट से जोड़ा जाए। उनका जो कहना था वो कहना यह था कि इससे व्यापार अच्छा होगा। सही बात है। लेकिन जो दुनिया समझ नहीं पाई, उनका एक छुपा सैनिक लक्ष्य भी था उसमें, क्योंकि जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी आसानी से आपकी सेनाएं भी मूव कर पाएंगी। आप सीपेक ले लीजिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये चीन के जिंजियांग इलाके से, जो मैंने पहले बताया ईस्ट तुर्किस्तान था, हाँ, पहाड़ों वाला एरिया, पहाड़ों वाला एरिया, वहां से एक कॉरिडोर, एक रोड शुरू होती है, रोड और ट्रेन नेटवर्क, जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे जाता है। ग्वादर समुंदर पे है। अब ये जो सीपेक है, ये कहने को उन्होंने कहा कि इससे व्यापार अच्छा होगा। अब जब मैं शुरू में आपको बता रहा था कि चीन का समुद्री तट जो है उसकी सॉफ्ट बेली है, अब चीन के लिए एक और जो प्रॉब्लम थी, जो शी जिनपिंग के टाइम पे खत्म हुई प्रॉब्लम, चीन की प्रॉब्लम ये थी कि चीन का जो 90% आबादी थी वो तो ईस्टर्न हिस्से में थी। अब ये जो जिंजियांग का इलाका था वो पहाड़ी इलाका था, तो चीन का जो व्यापार भी होता था वो समुंदर से ही होता था। अब चीन का अधिकतर व्यापार होता है समुंदर से और मलक्का स्टेट से। मलक्का स्टेट है जो मलेशिया इंडोनेशिया के वहां पर है, और इससे फिर आगे आता है इंडियन ओशन के थ्रू, यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वहां से यूरोप में मिलता है। अब चीन का शुरू से एक डर था कि अगर मलक्का स्ट्रेट पे भारतीय नौसेना या अमेरिकी नौसेना ने बंद कर दिया तो हमारा व्यापार ठप हो जाएगा। हमारा जो तेल आता है चीन का, मैं चीन के उससे कह रहा हूं, चीन का जो तेल आता है मिडिल ईस्ट से, वो आना बंद हो जाएगा। तो चीन अगर युद्ध में होगा या सोच रहा होगा तो उसके लिए तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो चीन के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो शी जिनपिंग ने उसको सॉल्व की, जो इतने दशक तक चीन नहीं सॉल्व कर पाया, वो था मलक्का डिलेमा। चीन ने क्या किया, ये जो BRI अनाउंस की, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसमें मैंने बताया शहरों को ज्वाइन करना, अलग देशों में समुद्री तट को ज्वाइन करना। इसके तहत इनका जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो कहते हैं, वो है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि शिंगजियांग के काशगर शहर से ग्वादर पाकिस्तान तक कनेक्टेड है। ग्वादर जो है वो समुद्री तट पे है। अब इससे क्या हुआ चीन का फायदा? अगर मलक्का स्ट्रेट को भारतीय नौसेना या अमेरिकी नौसेना ने बंद कर दिया तो इसका व्यापार तो सीपेक के थ्रू होता रहेगा, जो तेल खाना पानी आना है वो आता रहेगा। तो चीन का जो मलक्का डिलेमा शी जिनपिंग ने सॉल्व कर दिया। ये मलक्का का आपने एरिया क्या सा बताया था? ये मलेशिया और इंडोनेशिया के वहां पर है। एक मलक्का स्टेट है, एक छोटी सी नैरो बॉडी है जिसके थ्रू शिप्स जाती हैं। ओके। अगर हम एशिया का मैप देखेंगे तो चीन के नीचे जहां पे मलेशिया इंडोनेशिया, वहां पे मलक्का स्टेट है। मलक्का स्टेट के पास में भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, ज्यादा दूर नहीं है वहां से। तो ये जो चीन का व्यापार होता है, ये चीन से साउथ चाइना सी के होते हुए मलक्का स्ट्रेट से इंडियन ओशन आता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वहां से यूरोप में मिलता है। एक वही है नैरो बॉडी जो बीच में फंस रही थी। हाँ, यही इनका एक डिलेमा था कि अगर इस इलाके को बंद कर दिया जाए तो हमारा तेल और खाद्य पदार्थ कहां से आएंगे। जैसे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, अगर हम किसी घर में रहते हैं
और घर का एक ही रास्ता है, तो दुश्मन अगर हमारा वो रास्ता बंद कर दे तो हम घर कैसे पहुंचेंगे? हम अब बाजार से जो सामान लाना वो कैसे लाएंगे? तो अगर घर के पास घर में दो रास्ते बन जाते हैं, एक आगे एक पीछे, और दूसरा रास्ता जो बनता है वो अपने इलाके से बनता है या अपने मित्रों के इलाकों से बनता है, जो कि कुछ भी हो जाए वो रास्ता बंद नहीं हो सकता। तो ये है सीपेक। पाकिस्तान चीन का बिल्कुल कट्टर मित्र है, कुछ भी हो जाए पाकिस्तान कभी सीपेक को बंद नहीं करेगा। तो इस सीपेक बनने से चीन का ये मलक्का डिलेमा क्लियर हो गया। अब सीपेक बनने का दूसरा फायदा क्या है कि जब भी पाकिस्तान चीन अगर भारत पे युद्ध करेंगे, जो मेरे आंकलन से 2035 में है, चीन अगर अपनी ट्रूप मूवमेंट करनी है, सेनाएं भेजनी है पाकिस्तान में, आराम से भेज सकता है, रास्ता है उसके पास। तो ये जो BRI है, इसके आर्थिक कारण भी हैं, इसके सैन्य कारण भी हैं, लेकिन चीन ने दुनिया को सिर्फ आर्थिक कारण बताए, सैन्य कारण कभी नहीं बताए। हम जो सुनते आए थे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से मतलब समुद्री रास्ते से चीन भारत को समुद्री रास्ते से घेरना चाहता है, ये हम सुनते आए थे। बिल्कुल सर। इधर जस्ट एक बार रुके कि क्या चीज है जो पाकिस्तान और चाइना को इतना अच्छा दोस्त बनाती है? जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन के दुश्मन सबसे अच्छे मित्र होते हैं। पाकिस्तान और चीन की गहरी मित्रता का एक ही कारण है भारत, क्योंकि पाकिस्तान चीन के कट्टर दुश्मन है भारत, तो वो दोनों दुश्मन अच्छे दोस्त हो गए। जैसे चीन के लिए प्रायोरिटी 1 ताइवान है, पाकिस्तान के लिए एक नेशनल ऑब्सेशन जम्मू कश्मीर है, वो किसी हालत में जम्मू कश्मीर को लेना चाहते हैं। तो ये जो इनके भारत की तरफ नफरत है चीन और पाकिस्तान की, ये दोनों देशों को बहुत इकट्ठा ले आई है, बहुत, मैं कहूंगा बहुत गहरी मित्रता कर दी है। और चाइना का हमसे नफरत करने का क्या मेन कारण है? जी देखिए, जहां पाकिस्तान जब 1947 में नए राष्ट्र के रूप में उभरा, पहले दिन से भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी रही है। बिल्कुल। लेकिन चीन के साथ हमारा ऐसा नहीं था। चीन के हजारों साल तक हमारे चीन के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन सब कुछ बदला 1949 के बाद, जब चीन एक गृह युद्ध से उभरा और माओ जेडोंग ने वो पाम और 5 फिंगर्स की पॉलिसी दी। उसके बाद तिब्बत पे पहले कब्जा किया, फिर उन्होंने ईस्ट तुर्किस्तान पे किया, जिसे जिंगजियांग कहते हैं। फिर उन्होंने अपनी आंखें गड़ ली ईस्टर्न लद्दाख पे, सबसे पहले अक्साई चिन पे। यह आपको ताज्जुब होगा हिमांशु जी जान के कि अरुणाचल प्रदेश कभी पहले चीन के लिए प्रायोरिटी नहीं था। इनफैक्ट जो 1962 का युद्ध चीन ने किया, चीनी सेना जो थी, अगर हम चीन के नजरिए से देखें तो चीन अपने भारत के बॉर्डर को, जो हम LAC कहते हैं, जो कि 3448 किलोमीटर लंबा है, चीन उसे 3 हिस्सों में बांटता है। पहला हिस्सा है वेस्टर्न पार्ट, जो कि हमारे लद्दाख के ऑपोजिट है। फिर है सेंट्रल पार्ट, जो हमारे सिक्किम और उत्तरांचल के ऑपोजिट है। फिर है ईस्टर्न पार्ट, जो हमारे अरुणाचल के ऑपोजिट है। अब 1962 में जो चीन ने हम पे युद्ध किया, उसका लक्ष्य था अक्साई चिन लेना। अक्साई चिन इसलिए उसका लक्ष्य था क्योंकि जब उसने तिब्बत और जिंजियांग को अपने देश में विलय किया, तो जिंजियांग और तिब्बत दोनों अलग थे, बीच में भारत का इलाका आता था, अक्साई चिन का, और ये पूरा देपसांग देमचोक वाला पूरा इलाका, लद्दाख का इलाका। तो चीन के लिए अक्साई चिन इलाका लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि उससे उसका जिंजियांग और तिब्बत सूबे जुड़ जाते हैं। राइट। तब तक चीन का ऐसा नहीं था अक्साई चिन। 1962 में जो चीन ने युद्ध किया भारत पे, उसका मकसद, उसने 2 तरफ से युद्ध शुरू किया, एक अपने वेस्टर्न हिस्से से अक्साई चिन पे, दूसरा ईस्टर्न हिस्से से अरुणाचल प्रदेश के उससे। और अरुणाचल प्रदेश के डायरेक्शन से जो युद्ध किया, उसको इतनी सफलता मिली कि वो तेजपुर के शहर तक पहुंच गया था वो। लेकिन उसका तब मकसद अरुणाचल प्रदेश नहीं था, उसका मकसद था अक्साई चिन।
जैसे ही उसकी सेनाएं अक्साई चीन पहुंची, उसने युद्ध विराम कर दिया। उसने कहा मेरे मकसद पूरे हो गए। वो सिर्फ टू फ्रंट वॉर चाहते कि सेना बढ़ जाए देश हाँ, की। टू फ्रंट वॉर, ताकि एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी के तौर पे किया जाए, प्रेशर आए भारत पे। लेकिन उसका जो सैनिक लक्ष्य था वो था अक्साई चीन। उसने अरुणाचल प्रदेश से, जब उसने युद्ध विराम की घोषणा की, उसने अरुणाचल प्रदेश से पूरी सेना वापस बुला ली। अगर तब उसका अरुणाचल प्रदेश का मकसद होता, अरुणाचल प्रदेश से क्यों सेना वापस बुलाता? उसने अक्साई चीन से तो सेना वापस नहीं बुलाई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चीन के पास पैसा आता गया, उसके सैनिक लक्ष्य भी बदलने लग गए। हालांकि माओ जेडोंग ने पाम और फाइव फिंगर्स की पॉलिसी कही थी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि उसने अरुणाचल प्रदेश को एंटर करके भी उसने उस पर कब्जा नहीं किया, अक्साई चीन पे कर लिया। लेकिन जैसा जैसे पैसा आता रहा इसके पास, इसके सैनिक लक्ष्य बदलते गए और इसने अब डिसाइड किया कि अब हमने अरुणाचल प्रदेश पे भी कब्जा करना, और ये इसके लिए प्रायोरिटी नंबर 2 हो गया है। क्यों? वो इसलिए कि जैसे मैंने शुरू में बताया, जो चीन का पूर्वी हिस्सा है वो सबसे कमजोर हिस्सा है, उसका सॉफ्ट बेली है कि 90% आबादी, सारे अहम शहर वहां है। चीन को एक डर है कि समुद्री हिस्से से कोई हमला कर सकता है, तो उसे ताइवान पे कब्जा करना है अपने आप को और मजबूत करने के लिए। दूसरा, उसको डर है कि भारत की जो मिसाइलें हैं वो अगर चीन के पूर्वी हिस्से पे लॉन्च होंगी, अरुणाचल प्रदेश से होंगी, क्योंकि जो हमारी मिसाइलों की क्षमता है आज की तारीख में भी वो ऐसी हैं कि वो 5-5.5 हजार किलोमीटर की रेंज है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से ही पूर्वी हिस्से पे गिर सकती हैं। अगर हम लेह लद्दाख से करें तो 9.5-10 हजार की रेंज है, जो हमारी क्षमता नहीं है। तो अगर चीन को अगर डर है, एक है समुद्री रास्ते से हमले का, दूसरा है अरुणाचल से हमले का, और इसलिए अब वो अरुणाचल को लेना चाहता है। रिस्क ही खत्म कि मेरे दोनों जो मेन उसके असेस थ्रेट के हैं वो मेरे कब्जे में आ जाए। और इसने ये सैनिक लक्ष्य को लेट बदला, और अब जो हम पिछले कुछ दशकों में सुनते आए हैं उसका सारा फोकस अरुणाचल प्रदेश पे, क्योंकि अक्साई चीन तो उसने ले लिया है, वो तो क्लियर है कि उसने वापस नहीं करना है अक्साई चीन। अब उसका दूसरा लक्ष्य है अरुणाचल प्रदेश पे, लेकिन पहला है ताइवान पे कब्जा, क्योंकि ताइवान चीन के लिए नेशनल ऑब्सेशन है, जैसे पाकिस्तानियों के लिए नेशनल ऑब्सेशन जम्मू कश्मीर है। आप कुछ भी कर लीजिए, हम पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर का राग अलापी है, सारे पाकिस्तानी इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, आपस में लड़ते मरते रहें। लेकिन जैसे जम्मू कश्मीर में उनके किसी नेता का नाम कोई नेता जम्मू कश्मीर का नाम लेता है पाकिस्तान में, सारे इकट्ठे आके खड़े हो जाते हैं। आपस में कट्टर दुश्मनी होगी पाकिस्तानियों की, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो एक है। ठीक ऐसी ही चीज चीन में ताइवान की अहमियत की है। तो अब शी जिनपिंग ने क्या किया कि उसने BRI भी शुरू कर दी, वो भी सफल होने लग गई। हालांकि वेस्ट की मीडिया बार बार कहती रही ये जो BRI है फेलियर है, CPEC फेलियर है, लेकिन रिसर्च विपरीत दिखाती है। रिसर्च दिखाती है ये बहुत सक्सेसफुल हैं। हम जितना भी कह लें कि CPEC फेलियर है, हकीकत पे ग्राउंड में CPEC सफल हो चुका है। 22 प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो चुके हैं और 27 प्रोजेक्ट की प्लानिंग चल रही है, और CPEC खत्म होना है 2030 तक। उनका पूरा चीजें जो हैं वो ग्राउंड पे हो रही हैं। अब यहाँ पे वेस्टर्न मीडिया को ऐसा क्यों लगता है कि CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये दोनों फेलियर है? वो किस एंगल से देख रहे हैं कि उनको फेलियर लग रहा था? देखिए, वेस्टर्न मीडिया चीन की हर चीज को फेलियर प्रोजेक्ट करना चाहता है। आइडियोलॉजी की लड़ाई, वो दिखाना चाहता है कि कम्युनिज्म में जो भी होता है सब फेल्ड होता है, और कैपिटलिज्म में जो होता है सब सही होता है। अच्छा, वो और अमेरिका जो करता है वो सही करता है, चीन जो करता है वो फेल होता है। ये उनका मेन जो है आंकलन उनके मीडिया पे रहता है। लेकिन रिसर्च, डाटा, फिगर्स, फैक्ट्स कुछ और दिखाते हैं। अब क्या हुआ कि जब BRI सफल होने लग गया, ग्रेट चाइना ड्रीम अच्छी तरह बिकाई गई, चीनों में वो जोश जज्बा आ गया कि हमने पहले की तरह
सक्षम होना है। शी जिनपिंग ने 2015 में पहले डिफेंस रिफॉर्म्स अनाउंस किए, पहले रक्षा सुधार अनाउंस किए, जिसके तहत जो चीनी सेना थी, जिसे पीएलए कहते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसको थिएटर कमांड्स में रीऑर्गेनाइज किया गया। पहले चीनी सेना किसी भी नॉर्मल सेना की तरह होती थी, जैसे आर्मी के यूनिट्स होती हैं, एयरफोर्स की, नेवी की। 2015 में ये रिफॉर्म शुरू हुआ थिएटर कमांड्स में। थिएटर कमांड का मतलब क्या है कि एक इकाई होगी जिसमें सेना की टुकड़ियां, नौसेना की टुकड़ियां, वायुसेना की टुकड़ियां होंगी। वो इकट्ठे लड़ेंगी। वो एक कमांडर के नीचे लड़ेंगी। लड़ती तो पहले भी इकट्ठे रही हैं, लेकिन एक उनका कॉमन कमांडर होगा। जैसे हम अगर भारत में भी कुछ टाइम से देख रहे हैं, मीडिया में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि भारत में भी थिएटर कमांड्स की बातचीत शुरू हो गई है। तो ये चीज 2015 में शी जिनपिंग ने अनाउंस की, और अगले साल 1 फरवरी 2016 को चीन में थिएटर कमांड्स आ गए। वेस्टर्न थिएटर कमांड है भारत के ऑपोजिट, ईस्टर्न थिएटर कमांड है ताइवान के ऑपोजिट, और बाकी के थिएटर कमांड से। अब थिएटर कमांड्स बन गए, लेकिन जो सेनाएं जमीन पर डिप्लॉयड थी वो तो पहले के फैशन में थी। अब उनको एक जगह से मूव करना, अगर शी जिनपिंग करते तो उन पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत आता और लगता कि वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने एक मौके का तलाश किया, थिएटर कमांड बना दी, लेकिन सेनाओं को रीऑर्गेनाइज नहीं किया, उनको एक जगह से दूसरी शिफ्ट नहीं किया। और वो मौका उन्हें मिला अगले साल 2017 में। और उससे पहले मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा बताने के लिए, क्योंकि अभी हम एक डिफेंस के उस पे हैं। 1982 तक दुनिया की जो भी सेनाएं थी वो एक्टिव डिफेंस डॉक्ट्रिन पे लड़ाइयां लड़ती थी। इसका मतलब क्या है? आप मोर्चे में बैठे हैं, आप पे दुश्मन हमला कर रहा है, आप मोर्चों से ही आप दुश्मन को वापस रिपल्स कर रहे हैं। 1982 में नई डॉक्ट्रिन आई जिसका नाम था एयरलैंड बैटल कंसेप्ट डॉक्ट्रिन। इसके तहत सारी दुनिया की सेनाओं ने अपनाया कि हमारी थल सेना लड़ेगी, वायुसेना, नौसेना उसका समर्थन देगी। ये 1982 से ये सारी चीजें फॉलो होने लगी एयरलैंड बैटल कंसेप्ट डॉक्ट्रिन में। लेकिन कुछ हुआ 9 साल बाद 1991 में, 1991 में, जब यूएसए की लीडरशिप में 42 देशों की मल्टी नेशन कोलेशन फोर्स ने इराक पे हमला किया। क्योंकि इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया था, तो कुवैत को वो बचाना चाहते थे। और ये 40 दिन के युद्ध में ये जो 42 देशों की कोलेशन फोर्स थी उन्हें बहुत सफलता मिली। तब कंप्यूटर नए नए आए थे, हम शायद स्कूल में होंगे हिमांशु जी। और तब उस जमाने के कंप्यूटर आप सोचिए क्या थे 1991 में, क्योंकि 42 देशों की सेनाएं लड़ रही थी इकट्ठे इराक में, कुवैत में। उन्होंने कंप्यूटर से जनरेट करना शुरू किया, रोज 1000 लड़ाकू विमानों की सॉटियां इराक पे हमला करेंगी, और सारी चीजें कंप्यूटर से निकालनी शुरू हुई। मतलब उसमें ह्यूमन कुछ नहीं था, बस इनपुट जाती थी और वो प्रिंट आउट निकलता था 1000 लड़ाकू विमानों की सॉटीज का, कोई इस देश की, कोई इस देश की। जब उन्हें ये सफलता मिली, और ये वाकई में बहुत बड़ी सफलता थी, तब 2001 में अमेरिकी सेना ने एक नए डॉक्ट्रिन का ऐलान किया जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम वॉरफेयर डॉक्ट्रिन 2001। इसके नीचे ये कहा गया कि आने वाले जो युद्ध होंगे वो जमीन, वायु, जल के अलावा साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस से भी लड़े जाएंगे। यानी कि आप जो भी सोच सकते हैं वहां से युद्ध होगा। जमीन तो पीछे रह गए, वो तो बाद में आएंगे। आप जो भी चीज सोच सकते हैं उससे युद्ध होगा। और आपको जान के हैरानी होगी, आज हम 2024 में हैं और एक ही मात्र देश है पूरी दुनिया में 195 देश हैं, जिसमें से 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। एक ही देश है दुनिया में जिसने कहा है कि मेरी सेना 2001 के फुल स्पेक्ट्रम डॉक्ट्रिन लड़ने के तहत पूरी तरह तैयार और काबिल है।
और वो है चीनी सेना। हाँ, अमेरिकी सेना भी नहीं है। अमेरिकी सेना भी 1982 का एयरलैंड बैटल कंसेप्ट डॉक्ट्रिन फॉलो कर रही है। और 2014 को चीन की सेना पीएलए ने अपने मिलिट्री डॉक्ट्रिन में ऐलान किया कि हम दुनिया के किसी कोने में किसी देश के साथ सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार हैं, यानी कि जमीन, समुंदर, आसमान, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। ये तीनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, जी, क्योंकि जी। बाकी 3 तो पता है सबको, ये तीनों को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। और ये कब अनाउंस हुआ? ये अनाउंस हुआ 2014 में। अब क्यों ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है? 2013 में शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने थे, मार्च में बने, सितंबर में बीआरआई अनाउंस हुई, उसी के आसपास ग्रेट चाइना ड्रीम अनाउंस हुई। 2014 में पीएलए ने मिलिट्री डॉक्ट्रिन अनाउंस की। 2015 में रक्षा सुधार शुरू हुए। 2016 में थिएटर कमांड्स बन गई। आप सारा सीक्वेंस देख रहे हैं? सारा सीक्वेंस फिट बैठ रहा है? हाँ। अब मैं इस तीनों के बारे में बताना चाहूंगा, फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। हम जमीनी लड़ाई, वायु लड़ाई, जल से नौसेना की लड़ाई, सारी तरह हम वाकिफ हैं। लेकिन 3 नए टर्म्स मैंने यूज किए: साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। राइट। अब इनकी अहमियत क्या है मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करके साथ साथ बताता हूं। साइबर वॉरफेयर का मतलब है कि आपके कंप्यूटरों के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू लड़ाई की जाएगी। आपने देखा होगा पिछले 6-7 दिनों में कई ईमेल्स आई हमारी भारत की लीडिंग एयरलाइंस को, और 100 से ज्यादा फ्लाइट्स में बम धमाकों के वार्निंग्स आई, थ्रेट्स आए। 42-45 तो शायद विस्तारा को ही आ रखी थी। यस। अब एक ईमेल आई, वो साइबर वॉरफेयर का हिस्सा है। एक ईमेल ने तहलका मचा दिया, धमाका मचा दिया। वो फ्लाइट ग्राउंड हो गई, हमारी अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ा, जो पैसेंजर्स को परेशानी हुई वो तो उसका कोई जिक्र ही नहीं है। साइबर वॉरफेयर का एक और एग्जांपल, कुछ साल पहले बॉम्बे का आपने देखा होगा, पूरा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड क्रैश हो गया था। कैसे क्रैश हुआ? कोई बग आ गया होगा, कोई कंप्यूटर बग ने वहां प्रॉब्लम कर दी। तो जहां भी कंप्यूटर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं नुकसान पहुंचाने में, उसे साइबर वॉरफेयर कहते हैं। ठीक। साइबर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने व्हाट्सएप एक्सचेंज किया, हमने ईमेल पढ़ ली। लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं, वो साइबर वॉरफेयर में आता है। एक छोटी ईमेल कितना धमाका मचा दे, हम सारे वाकिफ हैं। चाहे कोई निकले ना निकले, तकलीफ तो हो गई, फ्लाइटें तो ग्राउंड हो गई, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच गया, पैसेंजरों को नुकसान पहुंच गया, बाद में कुछ नहीं निकला, लेकिन प्रोसीजर तो पूरा हुआ। अब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वॉरफेयर पे आइए। जब आप और मैं मोबाइल पे बात करते हैं, उसकी एक बैंडविड्थ होती है, उसी के बीच में ये एयरवेव जाती हैं। यानी कि आपने मेरा नंबर डायल किया, जो नजदीक का टावर है कम्युनिकेशन का, वो आपके सिग्नल को पिकअप करेगा। बिल्कुल। जहां पे मैं हूं उस टावर पे ये सिग्नल भेजेगा, और वो जो टावर है मेरे पास, मैं जहां पर भी हूं, वो मेरे को सिग्नल भेजेगा, मैं आपकी कॉल रिसीव करूंगा। अब जब कम्युनिकेशन होता है, उसकी एक बैंडविड्थ होती है। एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में सिविल कम्युनिकेशन होती है, लेकिन एक बैंडविड्थ होता है जिसमें सिर्फ फौजी कम्युनिकेशन होती है। अब उस फौजी कम्युनिकेशन को अगर आप जैम कर दो, तो जो मिलिट्री कमांडर हैं वो आपस में बात ही नहीं कर पाएंगे। इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पे हमला किया। सुबेरे 6:30 बजे हमला शुरू हुआ। सुबेरे 6:30 से सुबेरे 6:50 तक 20 मिनट के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम था। यानी कि उनके सेना के कमांडरों को पता नहीं था कि हमास का 1000 से ज्यादा आदमी 15 मील तक उनके देश में आ चुका है, कत्लेआम कर रहा है, खून की नदियां बहा रहा है। इजराइल सेना के कमांडर एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे थे, उनके सारे मिलिट्री सेट जैम्ड थे। और ये हमास ने नहीं किया, ये चीन ने किया, क्योंकि ये बड़ी स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है जो सिर्फ चीन कर सकता है। तो आप सोचिए, जो उनको एडवांटेज मिला उस हमले से आज 1 साल से ऊपर हो चुका है, इजराइल को विजय गाजा पट्टी में मिल नहीं रही, जो कि एक छोटा सा इलाका है
365 वर्ग किलोमीटर का, 365 स्क्वायर किलोमीटर्स, उस पे वो कब्जा नहीं कर पा रही है, उस पे नियंत्रण नहीं कर पा रही है। अब आइए आप तीसरे वॉरफेयर पे, स्पेस वॉरफेयर पे। कुछ सैटेलाइट्स होती हैं जो कि सिविल यूज के लिए होती है, जो कि हमें सूखे के बारे में बताती हैं, बाढ़ के बारे में बताती हैं, मौसम के बारे में बताती हैं। और कुछ सैटेलाइट्स होती हैं जो मिलिट्री यूज के लिए होती हैं, जो हमें मिलिट्री इंफॉर्मेशन देती हैं पूरा। आज की तारीख में अमेरिका के पास 313 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, चीन के पास 245 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, भारत के पास 26 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। चीन का जो स्पेस का प्रोग्राम है वो इतनी तीव्रता से चल रहा है कि 2030 में चीन दुनिया का सबसे नंबर 1 देश हो जाएगा स्पेस में, अमेरिका को मात दे देगा वो। अभी मिलिट्री सैटेलाइट्स या स्पेस वॉरफेयर से मतलब क्या है कि जब आप अटैक करेंगे दूसरे देश पे, आपको मिलिट्री सैटेलाइट सारी इंफॉर्मेशन देंगी मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड, कि दुश्मन की ट्रुप कहां पहुंचे, उनके टैंक कहां पहुंचे। अब अगर आपकी मिलिट्री सैटेलाइट्स कोई बर्बाद कर दिया जाए, आपको कोई रियल टाइम इंफॉर्मेशन ही नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप युद्ध में अंधे हो जाएंगे। आपको ये नहीं पता चलेगा कि दुश्मन की सेना मेरे 50 मीटर पे आ गई है, 100 मीटर दूर है। और चीन में वो अब ताकत आ गई है कि वो किसी भी देश की सैटेलाइट्स को बर्बाद कर सकता है। 2017 में उसने एक टेस्ट किया जहां पे उसने एक मिसाइल भेजी स्पेस में। हमें सारों को पता है कि स्पेस की जो सैटेलाइट कितने ऊपर ऑपरेट करती हैं। हवाई जहाज 35-36 हजार किलोमीटर पे करते हैं, स्पेस सैटेलाइट उससे भी ऊपर करती हैं। हमें स्पेस सैटेलाइट दिखती ही नहीं है नॉर्मल तौर पे। उसने चीन एक मिसाइल भेजी, एक हमने अपनी ही सैटेलाइट को बर्बाद करने के लिए एज अ टेस्ट। और पहले उस मिसाइल को जो भेजा उसका जो टारगेट कुछ और था, लेकिन लास्ट के कुछ नैनो सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड के भी छोटे हिस्से में, नैनो सेकंड में उसने अपना टारगेट चेंज कर दिया और वो सैटेलाइट ने टारगेट चेंज करके नए टारगेट को हिट कर दिया फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में, नैनो सेकंड में। और जब 2017 में चीन ने ये टेस्ट किया, पूरी दुनिया हिल गई, क्योंकि चीन ने पूरी दुनिया को बता दिया मेरे पास इतनी ताकत आ गई है, मैं किसी भी देश की सैटेलाइट को बर्बाद कर दूं। तो आप सोचिए, युद्ध चल रहा है, किसी देश के ऊपर चीन ने हमला किया है, चीन से अटैक होते हैं साइबर पे, आपका बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोलैप्स हो जाता है, आपकी एयर फ्लाइट्स कोलैप्स हो जाती हैं, आपका जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो तितर बितर हो जाता है, फ्लाइट्स आपकी पूरी डिसरे हो जाती हैं। उसी वक्त आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम हो जाता है। अगर वो सैनिक स्पेक्ट्रम को जैम कर सकते हैं, वो सिविल स्पेक्ट्रम को जैम कर सकते हैं, वो तो और भी आसान है। आप और मैं बातचीत नहीं कर पाते हैं उस वक्त। उसी वक्त स्पेस पे हमले होते हैं दूसरे देश की सैटेलाइट्स पे। और इसके साथ एक लेटेस्ट चीज आ रही, जो भी कल परसों ही मीडिया में आई है। चीन ब्रह्मपुत्रा नदी पे दुनिया का सबसे बड़ा बांध या डैम बना रहा है, जिसकी क्षमता होगी 60,000 मेगावाट, 60,000 MW मेगावाट्स। यानी कि अब आप पूरा सिनेरियो समझिए, साइबर से हमला, स्पेस से हमला, आपकी बातचीत पे पूरा जैम, और वहीं पे इस बड़े बांध से पानी छोड़ देता है चीन। और कितनी बाढ़ आ जाएगी इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। और इसी वक्त अगर अपनी चीन अपनी सेना को बोलता है अब उस देश पे हमला करो, तो जिस देश की सेना को बोला जाता है जिस देश की सेना पे हमला होता है, वो देश अपनी सेना को कहां लगाएगा? अंदरूनी चीजों के लिए, भारी चीजों के लिए। अगर दोनों पे भी लगाएगा, उसके ट्रूप्स बट नहीं जाएंगे, उसकी लड़ने की क्षमता कम नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो आप सोचिए किस भयंकर सिचुएशन में हम। और मैं यहां पे एक और चीज बताना चाहूंगा। कुछ भारतीय कहते हैं कि चीन जो भी तरक्की कर रहा है शांति प्रिय चीजों के लिए कर रहा है। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा
कि जब चीन को पता है कि मेरे पे कोई देश हमला नहीं कर सकता है, तो वो दिन प्रतिदिन इतनी सैनिक तैयारी क्यों कर रहा है? सही बात है। आपने अपनी सेना को मजबूत कर दिया, ठीक है, कोई मेरे पे हमला ना करे, लेकिन आप इतना बेशुमार पैसा अभी भी खर्च करी जा रहे हैं, अपनी सेना को दिन रात ताकत किए जा रहे हैं। जब आपको पता है कोई देश आप पे हमला नहीं करेगा, फिर आप अपनी सेना को क्यों और ताकतवर कर रहे हैं? यानी कि आपके दिमाग में कुछ है। अब आप हमला करने की तैयारी कर रहे आप हैं। हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, कोई देश नहीं कर रहा है। आप देख लीजिए, चीन के 14 पड़ोसी मुल्क हैं जिनका बॉर्डर चीन के साथ है, और 3 है जिनका मैरीटाइम बॉर्डर है, चाहे साउथ कोरिया है, चाहे ताइवान है, फिलीपींस है। क्या इन 17 देशों में से कोई देश चीन पे हमला करने की सोच भी सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या अमेरिका कभी चीन पे हमला कर सकता है? कभी नहीं। तो चीन क्यों तैयारी कर रहा है? आज अब इस वक्त आप और मैं हिमांशु जी वार्तालाप कर रहे हैं, इस वक्त चीन के 6 नेवल डॉकयार्ड्स में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 21 परमाणु पनडुब्बियां और 200 युद्धपोत बन रहे हैं इस वक्त, जो कि 2030 तक कंप्लीट होने हैं। जबकि आज की तारीख में चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। आपके पास ऑलरेडी इतनी बड़ी नौसेना है, और इतनी तैयारी आप किसके लिए कर रहे हो भाई? आप बताओ ना हमें। आप अगर शांति प्रिय देश हैं, जो कुछ भारतीय भी उन्हें सपोर्ट करते हैं, भाई अगर आप शांति प्रिय देश हैं, आप इतनी क्यों तैयारी कर रहे हो? आपको तो वैसे ही कोई देश नहीं हमला कर सकता, सोच भी नहीं सकता, हमले की तो दूर की बात है, तो आप क्यों तैयारी कर रहे हो? चीन के पास 2013 में जब शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने, उनके पास 250 परमाणु हथियार थे। 2030 तक, सॉरी, तब 250 थे, आज की तारीख पिछले साल 2030 में 500 हो गए, 10 साल में डबल हो गए। 2030 तक 1000 होने हैं, और 2035 तक 1500 परमाणु हथियार होने हैं। भाई आप वैसे कोई देश नहीं आप पे हमला कर सकता। आप इतने परमाणु हथियार, इतनी पनडुब्बियां, इतने परमाणु पनडुब्बियां, इतने युद्धपोत किसके लिए बना रहे हो? आप इतना पैसा इधर इन्वेस्ट कर रहे हो, देयर हैज टू बी अ रीजन, वरना तो आप जनता पे लगाते हैं इस बात को। लगातार 9 साल चीन में, पिछले 9 साल से उनका रक्षा बजट बढ़ा ही है। तो आप ये जब सारी बिंदु जोड़ते हैं, एक चित्र या एक पिक्चर जो उभर के सामने आती है, वो साफ है कि चीन के सैनिक लक्ष्य हैं। चीन युद्ध करेगा, वरना इतनी तैयारी क्यों वो करेगा? और आपने जैसे सही बताया कि जब आपको पता ही आप पे युद्ध नहीं होना है, आप ये पैसा अपने नागरिकों पे लगाइए। अब जो आपने थोड़ी देर पहले प्रश्न पूछा, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती इतनी इस कदर हो चुकी है हिमांशु जी कि 2021 में चीन का वेस्टर्न थिएटर कमांड जो चेंगडू में है, और पाकिस्तान का जनरल हेडक्वार्टर जो उनकी सेना का मुख्यालय है, जो रावलपिंडी में है, उसके बीच में डायरेक्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल ले हुई है अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन के लिए, ताकि बातचीत में कोई दिक्कत ना हो, कोई बाधा ना पड़े। और एक और खतरनाक बात मैं कहूंगा, 2021 से पाकिस्तानी सेना के अफसर वेस्टर्न थिएटर कमांड में पोस्ट होने शुरू हो गए हैं। दूसरी सेनाओं के अफसर जवान ट्रेनिंग के लिए आते हैं, कोर्सेज के लिए आते हैं, लेकिन दूसरी सेना के मुख्यालय में पोस्ट नहीं होते हैं। 2021 से शुरू हो गए। ये किसके लिए हो रहे हैं? कोई सैनिक लक्ष्य है? और जब से शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने हैं, चीन और पाकिस्तान में जो भी सैनिक अभ्यास हो रहे हैं, उसमें इंटरऑपरेबिलिटी हो रही है कि वक्त आने पे चीन के सैनिक पाकिस्तान इक्विपमेंट चला सकते हैं, पाकिस्तान के सैनिक चीन के इक्विपमेंट चला सकते हैं। तो आप जितना रिसर्च कर रहे हैं, एक बात साफ उभर के आ रही है कि चीन के बहुत खतरनाक सैनिक लक्ष्य हैं। उसके 3 लक्ष्य हैं इमीडिएट, जो मैंने किताब में मेंशन किए हैं: ताइवान 2027, स्पार्टले आइलैंड्स 2029, और 2 फ्रंट वॉर पाकिस्तान के साथ भारत पे 2035 पे। अब 2035 आखिरी युद्ध होगा जो चीन लड़ेगा। उसका एक कारण ही है,
2035 का समय इसलिए है कि और भी मैंने टाइमलाइंस की हैं। शी जिनपिंग की उम्र आज की तारीख में 71 साल है, 71 ईयर्स है। चीन में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एक पुरुष की, वो 79 है। तो शी जिनपिंग की जो आखिरी युद्ध होगा वो 2035 में होगा। और इससे पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगा। ये जो मैंने पूरी आपको सीक्वेंस बताया कि 2013 में शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने, फिर बेल्ट एंड रोड, फिर उनकी न्यू मिलिट्री डॉक्ट्रिन, इसमें एक चीज छूट गई जो बहुत अहम है। 8 जुलाई 2013 को, अभी कुछ ही महीने होते हैं शी जिनपिंग को राष्ट्रपति हैं, वो 14 मार्च 2013 को बने थे राष्ट्रपति। 8 जुलाई 2013 को एक लेख छपा विन वी पू में, जो कि चीनी सरकार का अखबार है और हांगकांग से प्रकाशित होता है। उस लेख का शीर्षक था 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। उसमें पहले जंग का जिक्र था ताइवान, दूसरे जंग का जिक्र था स्पार्टले आइलैंड्स, तीसरे जंग का जिक्र था पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट वॉर भारत, और फिर जापान, आउटर मंगोलिया और रूस। अच्छा, सेनकाकू आइलैंड। हाँ, सेनकाकू जो चौथा युद्ध है। और इस लेख में जो भी टाइमलाइंस लिखी, वो टाइमलाइंस बिल्कुल सही और सटीक साबित होती हुई दिख रही, जो अमेरिका भी बोल चुका है। पिछले साल 3 फरवरी 2023 को अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने बयान दिया कि 2027 में चीन ताइवान पे हमला करेगा। ये जो लेख छपा 8 जुलाई 2013 को, हम सारे जानते हैं चीन में कोई भी आदमी या औरत या मीडिया हाउस एक शब्द बोल या लिख नहीं सकते हैं जब तक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल ना हो। इतना बड़ा लेख आना, सारी टाइमलाइंस के साथ आना, इत्तेफाक नहीं है। और उसी टाइम फ्रेम में आना, शी जिनपिंग का राष्ट्रपति बनना, ये लेख आना, BRI अनाउंस होना, उसके बाद सैनिक मिलिट्री डॉक्ट्रिन अनाउंस होना, उसके बाद रक्षा सुधार, सारी एक सीक्वेंस में है। चीन हमारा दुश्मन देश है, लेकिन कई चीजें हमें चीन से सीखनी होंगी, और एक है कि वो जो भी कहता है ना वो करेगा, अगले कुछ दशकों में पब्लिक डोमेन में डाल देता है। वो क्यों करता है ये, इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। चीन की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है वो पब्लिक डोमेन में है। हर चीनी नागरिक को, हर चीन की प्राइवेट कंपनी को पता है कि चीन के दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, हमने किस इलाके को कब लेना है, किस बात पे युद्ध करना है, क्योंकि चीन सारे प्लान पब्लिक डोमेन में रखता है। और चीन की जितने अंग हैं, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे मीडिया हाउस हो, चाहे कोई भी हो, सारे उस तरफ काम करते हैं। और मैंने किताब में जिक्र किया, भारत को अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, पब्लिक डोमेन में डालनी होगी। अब क्या हो रहा है, हमारे कई भारतीयों को लग रहा है जी लड़ाई लड़ने की जिम्मेवारी तो भारतीय सेना की है। लड़ाई लड़ने की जिम्मेवारी सिर्फ भारतीय सेना की नहीं है, वो हम सब की है, हम सब नागरिकों की है। कोई भी जो युद्ध होता है सारों को इकट्ठे लड़ना होता है। और इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, युद्ध सिर्फ सेनाएं नहीं लड़ती हैं, युद्ध हम सारे लड़ते हैं अपने अपने कैपेसिटी में, अपनी अपनी कैपेबिलिटी में। कैसे, मैं आपको एग्जांपल दूं। देखिए, हम सारे जानते हैं कि जून 2020 को गलवान वैली हादसा हुआ, हमारे 20 भारतीय सेना के सैनिक शहीद हो गए चीनी सेनाओं के हाथ से। तब हमारा व्यापार चीन के साथ 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। लेकिन यह विडंबना की बात है, उसके बाद साल प्रति साल हमारा चीन के साथ व्यापार बढ़ता ही चला गया। पिछले साल हमारा चीन के साथ व्यापार 136.2 अमेरिकी डॉलर हुआ, बिलियन डॉलर्स। अब हम जो भी रुपया या डॉलर चीन के साथ व्यापार कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा चीन अपनी सेना को मजबूत कराने में लग रहा है, और वही सेना कल हम पे हमला करेगी। तो हम जो भी चीनी सामान खरीद रहे हैं, हम इनडायरेक्टली चीन की सेना को मजबूत कर रहे हैं, वो चीनी सामान खरीद के। लेकिन एक आम नागरिक करेगा क्या? जैसे मैंने पहले बताया कि 10 में से 9 चीजें मार्केट में तो मेड इन चाइना है। बिल्कुल है। तो वो जो बेचारा गरीब आदमी जा रहा है,
वो तो सबसे सस्ती चीज खरीदेगा। मैं भी जाऊंगा, मैं भी सस्ती चीज खरीदूंगा। भाई मेरे को वही चीज अगर 50 रुपए मिल रही है और 10 रुपए मिल रही है, मैं क्यों ना खरीदूं। लेकिन मेरे को तो पता नहीं कि वो मेड इन चाइना है, जबकि 10 में से 9 चीजें मेड इन चाइना है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार हमारे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 2 बहुत अच्छी चीजों का ऐलान किया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया। और वो डिफेंस सेक्टर में इतना सफल हो गई कि आज हम हथियार अपने लिए ही नहीं बनाते हैं, हम दुनिया के 85 देशों को हथियार एक्सपोर्ट करते हैं। वाओ। लेकिन यही चीज हमें भारत के हर सेक्टर में करनी होगी। हमें चीन के साथ व्यापार खत्म करना होगा। ये जो हमारे अपने बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, इन्हें मेक इन इंडिया बनाना चाहिए, मेक इन इंडिया चीजें बेचनी चाहिए। चीन पे डिपेंडेंस इकोनॉमिक खत्म करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी चीजें बनाएंगे, हमारे अपने लोग हमारी चीजें खरीदेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, हमारी सेनाएं और मजबूत होंगी। आज हम चीन के साथ इतना बड़ा व्यापार करके चीन की सेना को इनडायरेक्टली मजबूत कर रहे हैं। और मैं फिर उसी बात पे आता हूं, जब तक हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पब्लिक डोमेन में नहीं, वो बनी ही नहीं है या पब्लिक डोमेन में नहीं है, एक कॉमन आदमी को क्या पता कि हमारे देश के खतरे क्या हैं। हाँ, मेरे को भी ये बुक पढ़ने से पहले ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है हिमांशु जी कि हमारे जो व्यापारी, हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हें पूरी तरह मेक इन इंडिया करना चाहिए। आज भारत सरकार पूरी मदद कर रही है फैक्ट्रियां सेटअप के लिए, जो आपको चाहिए, जो सरकार कर सकती थी उन्होंने कर लिया। उन्होंने मेक इन इंडिया अनाउंस किया, आत्मनिर्भर भारत किया, जो भी टैक्स रिलीफ, जो भी मदद कर। अब हमारे व्यापारियों को आगे आना होगा, उनको मेक इन इंडिया बनाना होगा। और जब तक मेक इन इंडिया नहीं बनेगा हर चीज में, डिफेंस तो सफल हो चुका, बाकी चीजों में हमारा आम नागरिक कैसे मेक इन इंडिया वाली चीजें खरीदेगा। तो जो मैंने कहा, जो लड़ाई है सेना की नहीं, सबकी इकट्ठे लड़ाई है। और इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पब्लिक डोमेन में आनी। हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेज हैं, मैं तो कई चैनल पे आता हूं, बहुत कम चैनल हैं जो चीन के खतरे की बात करते हैं। हमारे मैक्सिमम चैनल्स पाकिस्तान पे बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पे प्रोग्राम बिकते भी हैं, चुनावी फायदे भी होते हैं, और हमारे लोगों में जोश और जुनून भी आ जाता है, हमने पाकिस्तान को मार दे दी। विनिंग वाला आ जाता है ना कि भाई वो कमजोर दुश्मन है। हिमांशु जी, जो देश पिटा हुआ हो उससे क्या हम कंपेयर करें? जो जिस इंसान को हमने जिंदगी में मात दे दी, उससे क्या कंपेयर करना? अगर हमें कंपेयर करना है, हमें उन देशों से करना चाहिए जो हमसे आगे और हमारे लिए खतरे वाले हैं। हमको याद होगा 1998 में भारत के तब रक्षा मंत्री होते थे श्री जॉर्ज फर्नांडिस। उन्होंने 1998 में बयान दिया था, भारत का नंबर 1 दुश्मन चीन है, पाकिस्तान नहीं है। उन पे इतना राजनीतिक दबाव आया कि 5 साल बाद 2003 में उन्हें यह बयान वापस लेना पड़ा। लेकिन अगर हम पीछे मुड़ के देखें, श्री जॉर्ज फर्नांडिस का बयान बिल्कुल सही था, बिल्कुल सटीक था। हमारा नंबर 1 दुश्मन चीन है। पाकिस्तान चीन का सबसेट है, पाकिस्तान चीन का छोटा हिस्सा है। पाकिस्तान फेल्ड देश है। उसके ऊपर प्रोग्राम करके, उसके ऊपर वाई कर पे टीआरपी बढ़ा के, मैं तो यहां तक कहूंगा हम अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रियल दुश्मन चीन है। बिल्कुल। लेकिन आप खुद देख लीजिए, हमारे कितने मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस जो चीन के प्रॉब्लम पे बात करते हैं, सारे घुमा फिरा के पाकिस्तान पे आ जाएंगे। हमें चीन के बारे में, और मैं आपको सलाम करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा कि आपने अपने प्रोग्राम पे बुला के मेरे पे कोई कंडीशन नहीं रखी, मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी। मेरे को आप बोलने दे रहे हैं जैसे मैं बोलना चाहता हूं, जैसे मेरी रिसर्च कह रही है। ये बहुत कम मीडिया हाउसेज हैं, बहुत कम पॉडकास्ट हाउसेज हैं जो पूरी छूट देते हैं, आज़ादी देते हैं लोगों को बोलने के लिए जो आपने बोलना है। और मेरा फिर नमन और सलाम आपको। थैंक यू सो मच सर। और मेन चीज़ ये है कि जैसे मुझे भी नहीं पता था ना, तो मैं भी तो सीख रहा हूँ सर, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट सबको पता तो हो। तो सर इधर से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है जी, जो काफी टाइम चल रहा है, क्या है वो चीज? अभी ये जब पूरी सैनिक तैयारी शी जिनपिंग ने शुरू कर दी, अब 2 चीजें इसके बाद हुई।
हम 2016 तक पहुंच गए जब थिएटर कमांड बन गए, लेकिन ट्रुप्स को नहीं मूव कर पाए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव आता, आलोचना होती। अब अगले साल 2017 में चीन ने डोकलाम क्राइसिस किया। हम जानते हैं कि भूटान के बाद में जगह है डोकलाम, वहां पे चीन के कुछ लोग आगे रोड बनाने के लिए, भूटान ने ऑब्जेक्ट किया, भारत ने ऑब्जेक्ट किया। 73 दिन तक तीनों सेनाएं, भूटान की, चीन की, भारत की, आमने सामने खड़ी रही और उसके बाद वो मसला खत्म हो गया। इसको डोकलाम क्राइसिस कहते हैं 2017 का। इस क्राइसिस में हमारे मीडिया हाउसेस बड़े खुश हुए, भारत की जीत होगी, भारत की जीत हो गई। लेकिन जो हुआ वो अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाए। हुआ क्या सर? हुआ ये कि हमें जहां देखा कि 73 दिन के बाद चीन वापस चला गया और हमारी जीत हो गई, इन 73 दिनों में और उसके बाद चीन ने वो किया जो उसके जो तलाश में था। उसने जो अपनी थिएटर कमांड बनाए थे उसमें उसने ट्रुप मूवमेंट्स दाएं बाएं करने शुरू कर दिए। और अब उसने 2017 के डोकलाम के बाद चीन ने अपने नए बनाए हुए थिएटर कमांड में वैसे ट्रुप्स डाले जो उसको युद्ध के समय चाहिए थे। आप समझ पाए कि चीन ने कितनी शातिर तरीके से चाल चली। और जब यह हुआ, साथ में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चल रहा था। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या था कि ये जो सीपेक पहले इसने पाकिस्तान से अनाउंस किया, उसमें ग्वादर पोर्ट लास्ट पॉइंट था सीपेक का। ग्वादर पोर्ट पे चीन का कब्जा हो गया। 2017 में हम्बनटोटा पोर्ट पे उसने 99 ईयर लीज पे ले लिया श्रीलंका से। ठीक। और 20 मार्च 2023 को, पिछले साल, उसने बांग्लादेश में कॉक्स बाजार नौसैनिक अड्डा बनाया। अब अगर आप मैप देखें भारत का, समुद्री रास्ते से अगर भारत को देखें, पाकिस्तान पे चीन ग्वादर पोर्ट पे कब्जा है, हम्बनटोटा पे, बांग्लादेश कॉक्स बाजार पे, तो उसने हमें समुद्री रास्ते से घेर लिया। अब इसने दो और चीजें की। इसने काय फुक्यू द्वीप है जो म्यांमार के पास है, वहां पे उसने कब्जा कर लिया। वहां पे उसने सैनिक गतिविधियां शुरू कर दी। मालदीव्स, लामू अटॉल है जहां पे सैनिक गतिविधियां शुरू हो गई। यानी कि भारत के समुद्री रास्ते से 5 जगह पे चीन की सैनिक गतिविधियां, ग्वादर पाकिस्तान, लामू अटॉल मालदीव्स, हम्बनटोटा श्रीलंका, काय फुक्यू म्यांमार, कॉक्स बाजार बांग्लादेश। उसने आपको समुद्री रास्ते से भी घेरने का पूरा प्लान कर लिया। अब जब युद्ध होगा, उसका लक्ष्य आपको समुद्री रास्ते से कुछ प्राप्त करना नहीं है, उसका लक्ष्य अरुणाचल प्रदेश। लेकिन उसके लिए वो साइबर करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेगा, ये सब करेगा, और साथ में नौसेना से हमला बोलेगा। उसका लक्ष्य तो वो है। उसका एम है आपको हर तरफ से हमला करना, ताकि आप कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाओ, आप युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हो जाओ, वो अपना सैनिक लक्ष्य पूरा कर। तो जो हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सुनता है, उसने उसकी भी तैयारी कर ली। आज की तारीख में चीन की 2 पनडुब्बियां कॉक्स बाजार बांग्लादेश में तैनात हैं आज की तारीख। अब सर एक चीज आपने और बोली थी इसके साथ कि अभी उनकी उम्र 71 साल है, जिनपिंग जी की। तो अगर खुदा, अब तो हम कह सकते हैं विद गॉड ब्लेसिंग या जो भी है, अगर वो जल्दी गुजर जाते हैं तो क्या ये जो प्लान है ये तब भी एग्जीक्यूट होगा? देखिए, चीन की एक खासियत क्या है, और जब मैं खासियत कहता हूँ साथ में ये भी ऐड करूँ, मेरा दुश्मन देश है, क्योंकि मैं एक सैनिक होते हुए मैंने अपने जवान मरते हुए देखे हैं चीन के हाथों। तो मेरे लिए तो चीन और पाकिस्तान दुश्मन देश है। बाकी लोग अमन की भाषा की बात करें, शांति की बात करें, मेरे लिए तो वो दुश्मन देश हैं और रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, चीन की एक खासियत क्या है कि चीन में एक पूरा प्लान फॉलो होता है। अगर कोई नेता रहे ना रहे, वो चीजें आगे चलती हैं, क्योंकि उनको वहां पे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में रहने की बुगनी, है ही एक पॉलिटिकल पार्टी, है ही एक पॉलिटिकल पार्टी। तो उस पॉलिटिकल पार्टी ने तो सत्ता में रहना ही रहना है। तो चीन के लिए जो लक्ष्य हैं, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कुछ भी हो, वो कंटिन्यू करते हैं, नेता कोई भी हो। और ये डिफेंस रिफॉर्म्स, मेजॉरिटी डिफेंस रिफॉर्म्स तो
शी जिनपिंग के समय पे हुए, लेकिन उससे पहले भी हु जिनताओ थे शी जिनपिंग से पहले राष्ट्रपति, उन्होंने भी शुरू किए। यानी पूरा एक प्रोसेस चला, लेकिन जो मैक्सिमम इम्पेटस या स्पीड आई वो शी जिनपिंग के टाइम पे आई। लेकिन अगर आप पूरा इतिहास पढ़ेंगे, उनकी ये सारी चीजें साथ साथ चलती रही। अगर हम ताइवान की बात करें, ताइवान के लिए चीन ने 3 बारी लड़ाई की, जिसे फर्स्ट ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस, सेकंड ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस, थर्ड ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस कहते हैं। लेकिन तीनों बार अमेरिका बीच में आ गया और चीन सफल नहीं हुआ। अब क्यों नहीं सफल हुआ? उसके 2 कारण थे। एक उसके परमाणु हथियार नहीं थे, और एक उसकी नौसेना बहुत छोटी थी। तो उसने नौसेना पे तवज्जो दिया, आज उसके दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। परमाणु हथियार बनाने शुरू किए, आज उसके पास 500 हैं, 1000 हो जाएंगे 2030 तक। यानी कि कहने का मतलब है, जो मैंने कहा, कि जितने उसके नेता आए हैं वो सारे चीजों को आगे बढ़ाते चले गए हैं एक स्ट्रीमलाइन फैशन में, एक फोकस के साथ। जो चाहे शी जिनपिंग रहे ना रहे राष्ट्रपति, जो भी अगला आएगा वो इन लक्ष्यों को पूरा करेगा, क्योंकि ये लक्ष्य उनके क्लियरली स्टेटेड है। उनकी तैयारी इन लक्ष्यों के लिए है। बिल्कुल। और सर एक चीज और इससे मिलती जुलती, कि अगर ताइवान पर जो अटैक होगा 2027 के आसपास, तो क्या अमेरिका की ट्रूप आएंगी बचाने, या कोई और आर्मी आएगी वहां पे ताइवान की हेल्प करने, या ताइवान इज ऑन इट्स ओन? हिमांशु जी, पिछले 1 दशक में जब जब अमेरिका के किसी साथी ने अमेरिका से मदद मांगी है, अमेरिका ने पैसे दिए, व्यापार दिया, लेकिन सैनिक नहीं भेजे। यूक्रेन आज तक रो रहा है कि भाई सैनिक भेजो, अमेरिका सैनिक नहीं भेजा। इजराइल कह रहा है सैनिक भेजो, क्या सैनिक नहीं भेजेंगे, हथियार ले लो, पैसे ले लो। क्योंकि दुनिया की 10 सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों में से 6 अमेरिका में स्थित हैं। तो अमेरिका हथियार जो बेचता है उसको फायदा अमेरिका को ही होता है। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो वॉर इकोनॉमी है, यानी युद्ध से चलती है। जब से अमेरिका आजाद हुआ 1776 से, तब से लेकर आज तक अमेरिका ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दुनिया के 201 जंगों या कॉन्फ्लिक्ट्स में हिस्सा लिया है। 201 वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में चीन ने अमेरिका ने 1776 से हिस्सा लिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था उसके वॉर एफर्ट से चलती है। आपको जान के हैरानी होगी, अमेरिका की जितनी टॉप डिफेंस फर्म्स हैं, वो ऑफिशियली उनका सालाना $100 मिलियन का एक फंड होता है, जिसे लॉबिंग फंड कहते हैं। और जितने बड़े बड़े सेनेटर होते हैं, अमेरिका के संसद के लोग होते हैं, उनको उन पर पैसा ऑफिशियली दिया जाता है कि आप हमारे हथियार की लॉबिंग करो। अब हथियार ऐसी चीज है, वो इस्तेमाल होंगे तो कोई खरीदेगा। हाँ। और जो इस्तेमाल कर रहा है वो युद्ध तो करेगा ही करेगा, वरना हथियार कोई दिवाली के पटाखे तो है नहीं, घर के बाहर आपने मिसाइल छोड़ दी। तो आप देखिए, जहां तक चीन की इकोनॉमी है, उनकी वॉर इकोनॉमी नहीं है, उनकी इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी है। अमेरिका की इकोनॉमी है वॉर बेस्ड इकोनॉमी। तो अमेरिका ताइवान की मदद नहीं करेगा। ये पिछले साल एक पोल भी हुआ था, मैंने बुक में मेंशन किया है। 68% ताइवानीज मानते हैं कि वक्त आने पे अमेरिका हमें हमारी मदद नहीं करेगा, सैनिक नहीं भेजेगा। तो अमेरिका अगर ताइवान की मदद नहीं करेगा, अमेरिका भारत की क्यों मदद करेगा? अगर भारत पे 2 फ्रंट वॉर होती है, अमेरिका मदद नहीं करेगा। सेम रूल, अमेरिका हथियार ले लो, बिल्कुल, पैसा ले लो। हथियार ले लो, पैसा ले लो, जो हम वापस ले लेंगे बाद में। क्यों, जो अंग्रेजी में कहावत है ना हिमांशु जी, दे नो फ्री लंचेस। फोकट का खाना नहीं है भाई, खाना खिला रहे हैं तो कल कुछ लेंगे उसके बदले में। ये चीज चलती है अमेरिका के साथ। तो अमेरिका ताइवान की मदद करेगा, ना भारत की मदद करेगा। और तभी मैंने बुक में लिखा, अगर हम चीन के विस्तारवाद को रोकना चाहते हैं, हमें बहुत जरूरी है कि जितने देश चीन के विस्तारवाद से अफेक्टेड हैं, अमेरिका मिला के हम एक सैनिक संगठन बनाना होगा। क्योंकि सैनिक संगठन का बड़ा फायदा क्या है मांचू जी, आप देख लीजिए, रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, लेकिन नाटो के किसी देश पे नहीं किया। क्योंकि नाटो एक सैनिक संगठन है, और आर्टिकल 5 के तहत अगर नाटो के किसी देश पे हमला होता है, पूरे नाटो पे हमला माना जाता है। तो नाटो के 32 देश हैं, अगर किसी नाटो देश पे रूस हमला करता है, पूरे 32 देश हमला करेंगे रूस पे। तो सैनिक संगठन की जब तक चीज लिखित पढ़त में ना हो, उसका कोई
तवज्जुह नहीं रहता है, और इसकी कोई आपने अहमियत कहा नहीं था कि रहती। जो अलायंस होगी वो यूएसए की होनी चाहिए, यूएसए, ताइवान, इंडिया, फिलीपींस, वियतनाम, जापान एंड साउथ कोरिया, जी, ये मिलके एक अलायंस जी, बना है, तो उससे एक मजबूती हो जी। सकती है। क्योंकि ये सारे देश चीन के विस्तारवाद से अफेक्टेड हैं। जैसे मैंने हम्म, चैप्टर 6 में एक्सप्लेन किया, जो स्पार्टले आइलैंड्स है, हम्म, उस पे ये देशों का क्लेम है कोई ना कोई हिस्से का, और चीन पूरे स्पार्टले आइलैंड्स पे करना चाहता है कि वहाँ पे बेशुमार गैस के भंडार हैं, तेल के भंडार हैं, प्लस वो सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन में आता है, एसएलओसी में आता है। अगर हम्म, उसने उस पे कब्जा कर लिया, तो जो भी किसी भी देश का युद्धपोत या मर्चेंट नेवी का शिप गुजरेगा, उस पे चीन अपना दबदबा बना पाएगा। हम्म, जबकि अमेरिका कहता है जो भी शिपिंग लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जहाँ पे शिप्स चल सकती हैं, वो फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। चीन वो नहीं चाहता है। हम्म। तो बहुत जरूरी हो जाता है एक सैनिक संगठन बनाना इन देशों को, और तभी हम चीन के विस्तारवाद को कंट्रोल कर पाएंगे, जैसे मैंने बाकी भी और मेजर्स दिए हैं चीन को कंटेन करने के। राइट, जैसे आपने एक बिजनेस का बताया, एक अलायंस का बताया, और फिर यहाँ पे एक यूएन की ग्रिप थोड़ी पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी। जी, ये आप पहले भी मेंशन कर रहे थे, मैंने कहा था कि बाद में आते जी। हैं इस पे, तो इसको थोड़ा यूएन में, और ये जो P5 नेशंस हैं और जो इनका वीटो पावर है, इसको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या है सीन ये पूरा। हिमांशु जी, संयुक्त राष्ट्र जो है उसके 193 सदस्य देश हैं। हम्म, दुनिया में टोटल 195 सदस्य देश हैं, और इन जो देश हैं, सदस्य देश हैं 193, इनमें से 5 देश हैं जिसमें चीन, रूस, अमेरिका मिला के, जिनके पास वीटो पावर है। यानी कि कोई भी अगर प्रस्ताव आता है, वो अगर जनरल असेंबली पास भी करती है, ये 5 में से कोई देश ने अगर उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो रिजेक्ट माना जाएगा। हम्म, अब हालांकि संयुक्त राष्ट्र कहता है जी दुनिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। तो जब आप में ही लोकतंत्र नहीं, आप दुनिया में क्या लोकतंत्र ला रहे हैं? अगर आपके 193 देशों में से मेजॉरिटी देशों ने एक प्रस्ताव पास किया, तो वो पास माना जाना चाहिए। हम्म, अगर आप ही डिक्टेटर की तरह बिहेव करें वीटो पावर यूज करके, तो लोकतंत्र आप में ही कहाँ, बाकी देशों को कैसे आप बोल सकते हैं? तो पहली बात तो ये P5 वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए, वीटो पावर वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए। जो भी मैक्सिमम देशों ने प्रस्ताव पास किया, उसको पास करके उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। अब दूसरी बात जो आपने पूछी कि देखिए, संयुक्त राष्ट्र की 17 एजेंसियां हैं। एक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके 17 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब चीन सबसे बड़ा आर्थिक डोनर है, यानी कि फंडिंग सबसे ज्यादा चीन करता है संयुक्त राष्ट्र की। अमेरिका के साथ उसका कंपटीशन होता है, अमेरिका भी करता है, चीन भी करता है। अब क्योंकि चीन बेशुमार पैसा देता है संयुक्त राष्ट्र को, तो संयुक्त राष्ट्र कोई चीन के खिलाफ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि पैसा वहां से आ रहा है, उनकी नौकरियां उसकी वजह से चल रही हैं। अब आप इसका एग्जाम्पल मैंने बुक में कोट किया है। 2020 में पूरी दुनिया, आप और मैं भी कोविड से जूझे। हमारे कितने यार, दोस्त, रिश्तेदार मर गए इस कोविड में। सारी दुनिया जानती है कोविड वुहान से आया, जो चीन में है। लेकिन क्या आज तक चीन पे कोई भी कार्रवाई हुई है? नहीं। यहां तक कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने उसे पैंडेमिक घोषित करने में कितना समय लगा दिया, तब तक कितने लाखों लोग मारे जा चुके थे। जबकि इतनी वीडियोज हैं कि वुहान में नवंबर एंड से ये वायरस शुरू हुआ, दुनिया टकाटक गिरी जा रही थी, वुहान में पूरा लॉकडाउन हो गया था। लेकिन जब तक उन्होंने जनवरी एंड या फरवरी शुरू में 2020 में घोषित किया पैंडेमिक है, तब तक कितनी मौतें हो चुकी थी, तब तक कितना कोविड फैल चुका था। अगर शुरू में ही कर दिया होता, आज आपके ही मेरे कितने रिश्तेदार, दोस्त बच गए होते। जितनी जल्दी डिक्लेयर हो जाता, उतनी जल्दी कंटेन हो जाता। दुनिया में 8 मिलियन 80 लाख लोग मरे हैं कोविड की वजह से। इतने बड़े तादाद पे मौत होनी, क्या इसके लिए कोई भी जिम्मेवार नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र या उसकी जो एजेंसियां, उनका फिर मतलब क्या हुआ? ना आप में लोकतंत्र है, ना आप किसी देश जहां से चीज हो रही है आप उसको आप सजा दे सकते हो, तो आप किसके लिए बैठे हैं फिर? 80 लाख लोग मरने, कोई मजाक है? आपके सामने सारा एविडेंस है, इतना वुहान से हुआ, आपने कुछ नहीं किया। जब आपने किया तब तक बहुत देरी हो चुकी थी, इतना फैल चुका था। तो वो ये कि जब तक ये दुनिया के देश जागरूक नहीं होंगे, जब तक दुनिया के देश ये नहीं कहेंगे कि भाई कार्रवाई करनी चाहिए, तब तक कार्रवाई कैसे होगी? मेक सेंस।
और यहीं पे एक आ जाता है कि एक जैसे 6 तरीके आपने वॉर के बताए थे, वहीं पे यहाँ से स्पेकुलेशंस उठी थी कि एक बायो वॉरफेयर भी हो सकता है। बिल्कुल, ये तो किसी भी सेना का, भारतीय सेना का भी एक टीचिंग में से हिस्सा है। एनबीसी वॉरफेयर, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर, ये तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा ही है। अब आप सोचिए कि जब भी किसी देश पे चीन युद्ध करता है, वहाँ से साइबर अटैक करे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम कर दे, वहाँ से स्पेस से सैटेलाइट्स बर्बाद कर दे, साथ में डैम का पानी खोल दे, साथ में ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर कर दे, तो जिस देश पे हमला किया उसकी सेना करेगी तो करेगी क्या? किन किन मोर्चों पे लड़ेगी जब अपनी सैनिकों को कोविड होने लग जाएगा? तो आप देखिए कितना कितना ये डीप एक सब्जेक्ट है और जिस पे चीन ने कितनी माहिरता हासिल की हुई है। तो इसलिए मेरा जो ये किताब लिखने का मकसद ये था, क्योंकि जैसे जैसे मैं रिसर्च करता रहा, जैसे जैसे मैं टीवी शोज़ पे जाता रहा, कुछ डिस्कशन होते रहे चीन के बारे में, मैं लेख लिखता रहा और जितना मैं रिसर्च करता रहा मैं खुद चक्काचौंध रह गया कि इतना है और दुनिया को बताना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, तो जैसा बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं आपसे। एक आखिरी मुद्दा है, जो एक आखिरी टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक मेरे को थोड़ा-सा इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा था, ये मैकमोहन लाइन और मैकडॉनल्ड लाइन, ये क्या है? और क्या इनका वर्चस्व है? हिमांशु, जो मैकमोहन लाइन है, ये है भारत और चीन का बॉर्डर है जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। हुँ, अब चीन मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है। भारत मैकमोहन लाइन को मानता है कि ये भारत और चीन का ये अरुणाचल प्रदेश के इलाके में हिस्सा है। चीन नहीं मानता है। क्योंकि जब 1920 या 21 में एक मीटिंग हुई थी, जो ब्रिटिश इंडिया के अफसर थे और चीन के लोग थे, तिब्बत के लोग थे, तो उन्होंने एग्री किया था कि ये मैकमोहन लाइन बॉर्डर होगा चीन और तिब्बत के बीच में। तब तिब्बत, आपको याद होगा, तब एक आज़ाद देश था। तो तिब्बत के लोगों ने और ब्रिटिश इंडिया के लोगों ने साइन किया, चीनी लोगों ने साइन नहीं किया। तो चीन कहता है भाई हमने तो साइन नहीं किया, इसलिए हमारे लिए मैकमोहन लाइन कुछ नहीं है, अरुणाचल प्रदेश भी अब हमारा हिस्सा है, जो चीन मानता है। ओके। अब एक डुरेंट लाइन है जो बार बार बात होती है। डुरेंट लाइन है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, जो अफगानिस्तान नहीं मानता है और जो चीन मानता है। और एक मैकडॉनल्ड लाइन है जो ये अक्साई चीन का एरिया है, जो चीन नहीं मानता है। चीन कहता है पूरा अक्साई चीन, पूरा ईस्टर्न लद्दाख हमारा है। तो बेसिकली अगर हम देखें, जो चीन है, चीन जो मानना चाहता है मानता है, जो नहीं मानना चाहता है नहीं मानता है। उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संधियां, इंटरनेशनल ट्रीटीज, लॉज कुछ काम नहीं करते, क्योंकि उसके पास बेशुमार पैसे, वो पैसे का नाजायज फायदा उठाता है और जो उसके हित में हो वो करता है, जो हित में नहीं करता। अभी जो थोड़ा सा सिनेरियो जिस तरह से चल रहा है कि हम आपस में मतभेद हमारे बढ़ते जा रहे हैं, रिलीजन वाली पॉलिटिक्स के अंदर हमारे आपसी मतभेद बढ़ते जा रहे हैं और एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। अब जब हमारे पास बाहर से इतने खतरे हैं और अंदर भी हम बटे हुए होंगे, तो बाहर वाले का काम बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल हिमांशु जी, मैं वो आप कहते हैं ना कि दो कुत्तों की लड़ाई में बिल्ली बोटी खा जाती है, बिल्ली रोटी खा जाती है। बिल्कुल हिमांशु तो जी, आपने वैसा सही वाला। कहा कि जितनी हम अंदरूनी तौर से हम कमजोर होंगे, उतना हमारे भारी दुश्मनों के लिए उतना काम आसान होगा। आप पंजाब का किस्सा ले लीजिए, जब पंजाब में 1980-90 के दशक में आतंकवाद आया, हम्म, जो आतंकवाद के वहां बीज बोए गए वो पॉलिटिकल थे, उसका पूरा फायदा पाकिस्तान ने उठाया हम्म, और 15-20 साल तक पंजाब में कत्लेआम हुआ, खून की नदियां बहीं, क्योंकि पाकिस्तान, चीन को तो मौका चाहिए। अब मणिपुर में देख लीजिए, जो कुकी मेती के बीच में हो रहा है। अब जैसे खबरें आ रही हैं, चीन के वहाँ चीन के बने हुए हथियार, चीन के बने हुए कम्युनिकेशन सेट मिल रहे हैं। तो आपके मेरे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमें बैठ के बातचीत करनी चाहिए। हम एक ही देश के नागरिक हैं, हमारे मतभेद होने वाजिब हैं। एक खानदान में भी सगे भाई बहन के मतभेद होते हैं, हस्बैंड वाइफ के मतभेद होते हैं, लेकिन बैठ के उसको डिस्कस करो, उसका हल निकालो। ऐसा कोई चीज नहीं है दुनिया में जो इतनी कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड है जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। हम सब ने गणित
पढ़ी है, स्कूल में मैथ्स पढ़ी है, कितने टफ इक्वेशंस होते थे, लेकिन सारे सॉल्व हो जाते थे अगर आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। कितनी टफ हमने फिजिक्स की इक्वेशंस पढ़ी हैं, सब हमने सॉल्व किए। जब हम मैथ्स या फिजिक्स की इतनी टफ इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, तो हम ये मुद्दे क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। हमें बिल्कुल बातचीत करनी हो, क्योंकि मैं एक फौजी होते हुए मैं कहना चाहूंगा, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, कि उसमें दो ही लोग सफर करते हैं, सैनिक और आम आदमी। मरते वही हैं। आप रूस यूक्रेन युद्ध ले लो, आप इजराइल हमस युद्ध ले लो, या 3 युद्ध जो मैंने इसका जिक्र किया, जब ये होंगे तो कोई भी देश के अंदर समस्या, आपस में बैठिए, जितना मिलेंगे, बातचीत करेंगे, वो समस्या हल होगी और जल्दी होगी। और जितना आप आपस में लड़ेंगे, आप देश को अंदरूनी तौर से खोखला कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, और हमारे दुश्मन देश बैठे हैं उसका पूरा फायदा उठाने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ सोदी सर। एंड मेरे को ये पता है कि ये आखिरी कॉन्वर्सेशन तो नहीं है जो हम कर रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ मैनी। आज हम बैठे तो हमने चाइना और को पूरा डिस्कस किया कि भाई चाइना से क्या खतरा है। अब अगली बार जब हम बैठेंगे तो हम बाकी कंट्रीज़, बाकी कहाँ पे वॉर चल रही है, जैसे हमने हल्का सा आपने मेंशन किया कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर जो हो गई, हमस और इनकी जो चल रही है, ये सारी वॉर्स जो है अभी हम लोगों ने डिस्कस हल्का सा जो ब्रीफ किया, उसको प्रॉपर डिटेल में करेंगे। और बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, यूएसए की प्रॉक्सी वॉर्स, ये सब चीज़ें हैं। और थोड़ा क्या हमें भी यूएस जैसा गन कंट्रोल इंडिया में लाना चाहिए, सो दैट कि कॉमन मैन भी थोड़ा और ज़्यादा तैयार हो अगर ऐसा कुछ होता है तो। इन सब चीज़ों को हम अगले पॉडकास्ट के लिए रखते हैं सर, इसको हम बैठ के डिस्कस करेंगे। और अगली बार मैं भी सूट पहन के आऊँगा, टाई लगा के आऊँगा। सेम फीलिंग आनी चाहिए। थैंक यू हिमांशु जी, मेरा बहुत बहुत आभार आपको, आपके दर्शकों को, कि आपने इतना समय मेरे को दिया ताकि मैं दिल से अपनी बातें कह सकूं। जैसे मैंने पहले बताया था, बहुत कम मीडिया हाउसेज हैं भारत में आज की तारीख में, चाहे मीडिया हाउसेज हों, पॉडकास्ट हाउसेज हों, जो कि दिल से बोलने देते हैं। और मेरा सच में दिल से आपको नमन, आपको सलाम कि आपने सब कुछ मेरे को बोलने दिया, जो मेरी रिसर्च कहती है, जो मेरी पढ़ाई लिखाई कहती है। और मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ऑलरेडी इतना इस्टेब्लिश्ड है, इतना सफल है, आने वाले समय में और ऊंचा जाए। मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं, मेरे प्रेयर्स हमेशा आपके साथ, आपके चैनल के साथ। और आपके दर्शकों को मैं हमेशा कहूंगा, आप तरक्की करिए, खुश रहिए, देश को मजबूत करिए। देश मजबूत होगा, हम सारे कितने खुश होंगे। बिल्कुल सर। एंड थैंक यू सो मच बाबाकास्ट में आने के लिए और अपनी इतनी नॉलेज शेयर करने के लिए, तो दैट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर। तो बाबा लोग, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट सोदी सर के साथ, जिसमें हमें बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ समझ में आया, सीखने को मिला है। और अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई है तो आप ये बुक पढ़िए, क्योंकि अब आपका बेस तैयार हो गया है। अगर आप वो बुक पढ़ेंगे तो आपको और डीप में समझ में आएगा। और जब आप इतनी समझ ले लेंगे तो आप भी 4 और लोगों को समझा पाएँगे, जो कि हमारा मेन एजेंडा है। तो बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए आप हमारे चैनल को। सोदी सर को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, लिंक्डइन पे इनसे जुड़िए, इनके साथ ट्विटर पे जुड़िए, और इनकी जो भी आप यूट्यूब पे भी चेक करते रहिए। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये, और बहुत ज़्यादा जगह अपने विचार शेयर करते हैं, तो आप एकदम बने रहिए इनके साथ। और बावकास्ट को सब्सक्राइब कर लिए अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं, ताकि हम मिलते रहें। और बाकी अगले पॉडकास्ट में मैं आता हूँ अगले संडे 12 बजे नया एक पॉडकास्ट लेके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए बाबा। राधे राधे और जय हिंद।